हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रोहित आरव पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने एग्ज़ाम की सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां कर ली होंगी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद आप सभी लोग किसी भी प्रकार से ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारियां ना की हों, है ना बच्चों? तो सभी लोगों ने जब इतनी अच्छी अच्छी तैयारियां कर ली हैं तो चलिए फिर बिना समय गवाए बच्चों, मैं आप लोगों की जो क्लास आज शुरू करने वाला हूं वो आपका EEE का रिवीजन क्लास सेकंड है। क्या है? EEE सेकंड का रिवीजन क्लास नंबर सेकंड है। तो क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको मॉडल पेपर, जो हमारा 1 मॉडल पेपर था, क्या था, जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 था उसका सॉल्यूशन कराया था। क्या कराया था? मॉडल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन कराया था। और आज की इस क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ? आज की इस क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ मॉडल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? आज की इस क्लास में होगा मॉडल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्योंकि 1 तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो जो मैंने आपको मॉडल पेपर 2 बना करके दिया था, वैसे तो ये आप लोगों का दायित्व था कि अब तक आप लोग उस पेपर को कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप लोगों ने उस पेपर को कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए अब वो पेपर मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा आप लोगों का। ठीक है नहीं? लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है ऐसी। आप जब आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किया तो बाबा कंप्लीट तो कराना ही पड़ेगा, उसमें क्या है ना? कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आप लोगों को अब तक ये पेपर कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ये आप लोगों ने गलत किया कि अब तक इस पेपर को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है बच्चों? जबकि आप लोगों को इसको अब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ मॉडल पेपर, और अब जल्दी से इसको हम सोल्व कर लेते हैं बिना समय गवाए। तो देखिएगा बच्चों, जो आपका मॉडल पेपर बनाया था मैंने EEE का, तो उस EEE के मॉडल पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन रखे थे उसी प्रकार से मैं आपके आज के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। चलिए, तो आपको याद है कि मैंने जो मॉडल पेपर का सेट नंबर 2 आप लोगों के लिए बनाया था, उस सेट नंबर 2 में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या रखा था? तो जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले रखा था उसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उस सेट में आपके 3 सेक्शन बांटे थे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था बच्चों? 15 मार्क्स का। अभी काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर पेपर कैसा आएगा, तो मैं भैया आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि पेपर हमारा किसी भी प्रकार का आ सकता है। हो सकता है कि उसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं, ये भी तो हो सकता है ना कि 10-10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि अभी अभी मैकेनिकल वालों का भी एक पेपर है ऐसी डिजाइनिंग का, तो उसको मैंने देखा था, तो उसमें 50 नंबर का पेपर था उनका। तो उन लोगों को क्या किया कि 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन दे दिए, मतलब एक क्वेश्चन उसकी चॉइस, फिर दूसरा क्वेश्चन उसकी चॉइस, फिर तीसरा क्वेश्चन उसकी चॉइस, ऐसे करके पेपर बना दिया और बस काम खत्म। तो आप लोगों का पेपर भी तो वैसे बन सकता है बच्चों, तो इसमें कोई बात नहीं है पड़ी। इसीलिए आप लोगों को अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर लेनी है, कोई भी कमी छोड़नी है। तो जो मॉडल पेपर मैंने बनाया था उसका जरूरी नहीं कि एज इट इज आ जाए, लेकिन आपको वो सोल्व तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप उसको सोल्व भी नहीं करते तो अच्छा स्कोर करने की उम्मीद कहाँ से ली? ठीक है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे क्वेश्चन पेपर का वो था कि सब स्टेशन क्या है और इसके प्रकारों को समझाइए। फिर लिखा था एक कि 100 kVA पावर कैरी करने के लिए 15 मीटर दूर स्थित HT लाइन से 11/0.4 kV का सब स्टेशन लगाना है। इस सब स्टेशन का प्रकार सुझाते हुए, मतलब सजेस्ट करते हुए इसमें आने वाली लागत का एस्टिमेशन करना था। तो पहला तो इसमें बात आई हमारी कि सब स्टेशन क्या है। तो सबसे पहले होती है यहाँ पर हमारे बच्चों थ्योरी स्टार्ट। और काफी लोगों को कंफ्यूजन है, काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये सब स्टेशन के बारे में बताइए। तो जिन लोगों को सब स्टेशन की थ्योरी वाली क्लास नहीं मिली है वो यहाँ से सारा का सारा ये कर लेंगे 100%। अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि सब स्टेशन क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए
देखिएगा बिना समय गवाए जल्दी से सीधे आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने सब स्टेशन की तरफ। तो देखिएगा बच्चों, सब स्टेशन दरअसल होता क्या है कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई ओवरहेड या अंडरग्राउंड लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन आती है और वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पास की जाती है। हो सकता है कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन भी पास की जाती है, लेकिन ये कन्फर्म है कि एक इनकमिंग वहां पर आती है और एक वहां से आउटगोइंग निकाली जाती है। आपके सिलेबस में जो सब स्टेशन आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे आपको सिर्फ बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं? आप लोगों को अपने सिलेबस के अनुसार सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पढ़ने। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या होता है भैया? तो नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा सब स्टेशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। बेसिकली हमारे सब स्टेशन तो अलग अलग आधारों पर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आपके अगर हम बात करें ट्रांसमिशन सब स्टेशन की तो हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं, हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं। तो ये तो अलग अलग आधारों पर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगर बात करें लोकेशन के आधार पर, और मेनली हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है लोकेशन के आधार पर, तो लोकेशन के आधार पर बेसिकली हमारे सब स्टेशन जो होते हैं बच्चों वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आउटडोर और इंडोर। कौन से होते हैं? अभी देखिए हर चीज को बोर्ड पर लिख तो नहीं सकते ना, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों का एक ही बार में आइडिया दिया सके। तो क्या होते हैं? एक होते हैं आपके आउटडोर, एक होते हैं आपके इंडोर। तो आउटडोर सब स्टेशन क्या होते हैं? ऐसे सब स्टेशन जिनको बाहर खुले में सभी उपकरण लगाए जाते हैं, और इंडोर जिनके सभी उपकरण अंदर लगाए जाते हैं। अब मेन चीज आती है कि हमारे सब स्टेशन में लगने वाले उपकरण हैं कौन कौन से। तो आपको ये चीज जाननी चाहिए कि सब स्टेशन में लगने वाले जो उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों, सब स्टेशन में लगने वाला सबसे पहला उपकरण कौन सा होता है? तो हमारा सब स्टेशन में लगने वाला सबसे पहला उपकरण होता है लाइटनिंग अरेस्टर। फिर आते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के बाद हमारा टीपीएमओ स्विच यानी कि आइसोलेटर। बोर्ड पर नहीं लिख सकते, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा और हम लोग के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि पूरा दिन इसी चीज को थ्योरी को समझाते समझाते बिताएंगे। रिवीजन चल रहा है। तो लाइटनिंग अरेस्टर हुए, टीपीएमओ स्विच यानी कि आइसोलेटर हुए। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास, मैं ना सिंगल लाइन डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम के बेसिस पर हम इजीली समझ लेते हैं चीजों को। तो ये देखिए इनकमिंग लाइन आती है, ये होती है इनकमिंग लाइन। यहां पर फिर बच्चों आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है, फिर यहां पर लगा होता है एक टीपीएमओ स्विच, फिर ये लगा होता है आपका एचटी सर्किट ब्रेकर या फिर एचटी फ्यूज सेट। क्या होता है? या तो आपका एचटी सर्किट ब्रेकर लगा होता है या फिर आपका एचटी फ्यूज सेट लगा होता है। उसके बाद यदि एक ही ट्रांसफॉर्मर है तो सीधा ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, लेकिन यदि एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर होते हैं तो वो हम यहाँ पर अपनी बस बार लगाते हैं, और बस बार के बाद फिर से वही सब मटेरियल लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, टीपीएमओ स्विच और फिर एचटी सर्किट ब्रेकर या एचटी फ्यूज सेट जो भी लगाना है। फिर सेम कहानी इधर, लाइटनिंग अरेस्टर और फिर ये टीपीएमओ स्विच और फिर ये एचटी सर्किट ब्रेकर या एचटी फ्यूज सेट। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर लगाइए और फिर एलटी सर्किट ब्रेकर लगाइए और फिर बस बार लगा करके फीडर्स को बांट दीजिए। क्या रहता है भैया? ये लगाइए, ट्रांसफॉर्मर लगाइए और ये एलटी सर्किट ब्रेकर लगाइए और फिर फीडर्स लगा करके, फीडर्स के थ्रू सर्किट को बस बार लगा कर फीडर्स को बांट दीजिए। तो अगर आपने ये सिंगल लाइन डायग्राम याद कर लिया तो मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और आप तो बस एक बात याद रखो, आपको चाहे कोई सा भी पूछे, चाहे तो पोल माउंटेड का पूछे, चाहे तो इंडोर का पूछे, चाहे तो आउटडोर का पूछे, आपसे अगर पूछे कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ तो आप तो आंखें बंद करके बस यही वाला सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे, बाकी कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? आंखें बंद करके बस यही वाला सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। अब कैसे बनाना है आगे बढ़ते। देखिएगा इनकमिंग हो गई 11 की भी, मोस्टली 11 की भी होती है। अगर कहीं पर 30, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका बैक पेपर आप लोग बता रहे थे, बैक पेपर की बात कर रहे थे, उसमें 33 kV से 11 kV के सब स्टेशन की बात की गई थी। तो आप फिर इनकमिंग में आपकी 11 kV की लाइन भी हो सकती है
या फिर 33 केवी की लाइन भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो इस चीज पर निर्भर करेगा। जैसे क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि आपके 33 केवी की लाइन है तो आपके 33 केवी की लाइन होगी। क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि वो 11 केवी की लाइन से फिर 440 वोल्ट का सब स्टेशन लगाना है तो वो उसकी होगी। उसके बाद ये लाइटनिंग अरेस्टर लिख दीजिए, टीपीएमओ स्विच, इसको आइसोलेटर कहते हैं। आइसोलेटर का काम आप लोगों को पता ही है बच्चों, लाइन को नो लोड कंडीशन में मेक और ब्रेक करता है। क्या करता है? लाइन को नो लोड कंडीशन में मेक और ब्रेक करता है। उसके बाद आता है हमारे पास एचटी सर्किट ब्रेकर। ये मैं बता दूं, क्लियर कर रहा हूँ पहले आपको ताकि डाउट ना रहे, कि कुछ बच्चों का डाउट था ये, जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिएगा बच्चों, 500 केवीए तक तो आपको सिर्फ ये फ्यूज सेट लगाना है, लेकिन 500 केवीए से ऊपर अगर आप जाते हैं तो 500 केवीए से ऊपर जाने पर आपको ये सर्किट ब्रेकर लगाना है। क्या करना है? 500 केवीए तक तो आपको सिर्फ फ्यूज सेट लगाना है, और 500 केवीए से ऊपर अगर हमारी कोई पावर है तब आपको एचटी साइड में एचटी ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाना है। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगाने तो ये बस बार लगा देंगे। उसके बाद ये और ये मटेरियल की तो हमने बात कर ली, इन तीनों मटेरियल की तो बात कर ली। ये हमारे एचटी साइड में लगने वाले मटेरियल्स हैं। क्या है भैया? हाई टेंशन वाली, मतलब जो ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन होती है उधर की तरफ लगने वाले मटेरियल्स हैं हमारे। कौन कौन से? टीपीएमओ, लाइटनिंग अरेस्टर, और आपका क्या बचा भैया? फ्यूज सेट, या फिर आपका एचटी, मतलब एचटी वाला सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है या फिर फ्यूज सेट भी हो सकता है। उसके बाद आता है बच्चों, फिर लगेगा हमारा ट्रांसफार्मर। क्या लगेगा? फिर लगेगा हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आपको पता है, अगर आपका 33 केवी से 11 केवी में कन्वर्ट कराया गया है तो आपको वही लिखना है। अगर आपसे 11 केवी से 0.4 केवी में कन्वर्ट कराया गया है तो वो लिखना है। आई मीन टू से कि जिसमें भी आपसे कन्वर्ट कराया गया है आपको तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। मान लीजिए कि आपसे 11 केवी से 0.4 केवी में कन्वर्ट करा दिया तो ये हो गया बस। उसके बाद ये जो है आपका, ये आपका एलटी ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। हमेशा याद रखें एलटी ऑयल सर्किट ब्रेकर, लेकिन यहाँ पर भी हम एलटी फ्यूज सेट का उपयोग कर सकते हैं यदि पावर जो है वो 100 केवीए तक है। 100 केवीए तक है तो एलटी साइड में एलटी फ्यूज सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है भैया? उम्मीद है कि सब स्टेशन से रिलेटेड आपके ये कंपोनेंट से रिलेटेड डाउट दूर हो होंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ से आपके आउटपुट सोर्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? आउटपुट सोर्स। तो याद रखना कि हर एक आउटपुट सोर्स के साथ बच्चों हमारा एक एसी भी लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो आप एक काम करो, 25-25 केवीए के 4 आउटपुट सोर्स निकाल दो। अगर मान लो कि आपका 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो आप एक काम करो, 50-50 केवीए के 4 आउटपुट सोर्स निकाल दो। अभी मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर 300 केवीए का है तो आप क्या काम करो कि आप वहां से 100 केवीए के 3 आउटपुट सोर्स निकाल दो। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आउटपुट सोर्स आप निकालोगे उसके साथ आपको एक आउटपुट सोर्स के साथ एक एयर सर्किट ब्रेकर लगाना होगा, एसी भी लगाना होगा, एसी भी, या फिर बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं, बीसीबी भी लगा सकते हैं या फिर एसीबी भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई यहाँ तक की कहानी? चलिए, हमने सब स्टेशन की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। चाहे तो आउटडोर सब स्टेशन हो, चाहे इंडोर सब स्टेशन हो, चाहे आपका पोल माउंटेड हो, चाहे आपका फाउंडेशन माउंटेड हो, सिंगल लाइन डायग्राम सबके इसी प्रकार से बनेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चलिए, उसके बाद जो हमारा पहला न्यूमेरिकल था, मैं जल्दी से बिना समय गवाए उस पहले न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ जाता हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं जल्दी से बिना समय गवाए उस पहले न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ रहा हूँ जो हमारा पहला न्यूमेरिकल था। ठीक है बच्चों? तो मैं इस सब को मिटा दे रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। अगर सब स्टेशन से थ्योरी में कुछ भी पूछ लिया गया, जैसे सब स्टेशन में लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बहुत ज्यादा आसान है पूछा जाना, कोई भी पूछ सकता है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम बात करें 5-7 नंबर के क्वेश्चन की, तो सब स्टेशन में लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट पूछना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत छोटी बात कही जाएगी देखा जाए तो। ठीक है? तो बच्चों, मैं जल्दी से बिना समय गवाए वो न्यूमेरिकल की आपको प्रिपरेशन करा देता हूँ, जो न्यूमेरिकल मैंने आपको उसमें दिया हुआ है। किसमें? सैंपल पेपर में। देखिए कितना पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है।
सभी लोग क्लास को लाइक कर दो बच्चों। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दूसरे लोगों से शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों, मैं 1 से 2 दिन के भीतर एक जेई के बैच को निकालने वाला हूँ। आप सभी लोग उस जेई के बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 जुलाई तक उसकी फीस में छूट रहेगी और 20 जुलाई के बाद उसकी फीस को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, फीस मात्र 2000 रुपये रखी गई है और यकीन मानिएगा मैं आपको 2000 रुपये में उस प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा कि आपको लोग जो कोचिंग में आप जाएंगे वहाँ पर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की फीस दे करके फिर वहाँ पर रहने का खर्च करेंगे। वहाँ पर भी आपको उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता जहाँ पर जाके आप 500-500 लोगों को बीच में बैठ के पढ़ते हो, 250 लोगों के बीच में बैठ के पढ़ते हो। ठीक है, खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे जब जेई का बैच निकालेंगे जल्दी 1-2 दिन में। बस ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि हमारे पास हमारा क्या क्वेश्चन था, तो मैं क्वेश्चन रिकॉल कर रहा हूँ कि एक सब स्टेशन लगाना था और 100 केवी की पावर थी, डिस्टेंस थी 15 मीटर और सब स्टेशन की जो पावर थी वो थी 11/0.4 केवी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमको पोल माउंटेड सब स्टेशन सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, आप चाहें तो इंडोर मान लें, आप चाहें तो आउटडोर मान लें, कोई मना नहीं करने वाला है आप लोग को। लेकिन मुझे लगता है कि 100 केवीए तक की पावर के लिए आउटडोर और इंडोर क्यों माने? इससे बेटर है कि हम 100 केवीए की पावर के लिए सिंपल सा पोल माउंटेड सब स्टेशन माने। तो इसके एजप्शन लिखो, थोड़ा फास्ट बोलेंगे, आराम से लिखते रहना जब मन हो तब, ध्यान से सुन लो। देखिएगा, इसका सबसे पहला एजप्शन होगा कि सब स्टेशन का प्रकार पोल माउंटेड सब स्टेशन है। उसके बाद लिखेंगे सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर को एच टाइप पोल पर लगाया गया है। उसके बाद लिखेंगे एचटी लाइन से सब स्टेशन को ओवरहेड वायर्स द्वारा सप्लाई दी गई है। भाई इतना ही काफी है, इससे ज्यादा और लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बस जल्दी से अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बच्चों, क्या करना है हम लोग को? अब करंट का कैलकुलेशन करना है, एचटी साइड की और एलटी साइड की। तो मैं जरा अपने लैपटॉप में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर की तो नीड होगी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है? क्लास को लाइक करो तुरंत, एकदम ठोको लाइक, और दोस्तों को बुलाओ अपने सबको। टाइम ज़्यादा है नहीं तो फास्ट चलेंगे, स्लो मोशन का ज़माना गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार बच्चों, जब हमको एचटी करंट निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे एचटी करंट। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ करंट करके आप हेडिंग डाल सकते हो, आपको स्टेप्स पता है ऑलरेडी। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट में एचटी करंट सबसे पहले निकालेंगे। तो एचटी करंट के लिए आपको पता है फॉर्मूला, पावर हमारे पास 100 केवीए, 100 सॉरी 1000 नहीं बाबा, 1000 नहीं है, हाथ को थोड़ा रोको अपने। 100 इंटू 1000 BA और अपॉन √3 1.732 और इंटू 11 केवी यानी कि 11000। बस करके बताइए कितना आ रहा है, और मैं भी इसको सोल्व कर लेता हूँ पीसी पर। देखिए बच्चों, वैल्यू है हमारी, देखिए मैं तो वैल्यू एक बार में रिकॉल कर लेता हूँ, उम्मीद और आप लोगों से भी मैं वैसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक ही बार में रिकॉल करके चले वैल्यू को। ठीक है भैया, लेकिन क्या ही करें जब आप लोग एक ही बार में रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास आ रहा है ये 5.24 एम्पियर। कितना आ रहा है बच्चों? 5.24 एम्पियर। एचटी साइड की करंट आई 5.24 एम्पियर। सेम एलटी साइड की करंट निकाल लेते हैं। एलटी करंट, तो एलटी करंट क्या होगा? दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, कभी इसकी खत्म हो जाए, थोड़ा सा कंजूसी दिखानी पड़ेगी भैया हमको, क्योंकि रात हो रही है और इन कहाँ से लाएंगे रात में। तो एलटी करंट कितना होगा हमारा? 100 केवीए और अपॉन 1.732 इंटू एलटी वोल्टेज था 0.4 केवी, वो लगा दीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो 100 को डिवाइड करना है 0.4 से, किससे डिवाइड करना है? 100 को डिवाइड करो, और ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस करो क्योंकि स्लो मोशन में करोगे तो हो नहीं पाएगा कुछ भी। 100 को डिवाइड करना है 0.4 से, फिर जो भी आए उसको डिवाइड करना है 1.732 से, 1.732। ओके, हमारा आया 144.34 के, इतना आया तो याद रख लो, 144.34 एम्पियर करंट आई। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हमको एलटी में जो एचटी फ्यूज सेट लगाना है और जो एलटी फ्यूज सेट लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए
जल्दी से इसको मिटा रहा हूँ, इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना देंगे, लेकिन इसका सिंगल लाइन डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही ट्रांसफॉर्मर लगाना है, उसके लिए हमको 2 ट्रांसफॉर्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर जब एक ही ट्रांसफॉर्मर लगाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बसवार ना लगाते हुए सीधा वो ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। क्या करेंगे, हम कोई बसवार ना लगाते हुए सीधा ये ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। यहाँ पर ये लगाया ट्रांसफॉर्मर और ये लगाया एल्टी फ्यूज सेट और ये हमने बांट दिया। सो आउटपुट सोर्सेस निकाल दी, बात खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसकी लिस्ट ऑफ मटेरियल्स को बना करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है ना, जल्दी से इसकी लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बना देते हैं। देखिए ज़्यादा डाउटफुल मत रहिए, अब तो एग्जाम आ गया है, अगर अभी भी डाउटफुल रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। डाउटफुल रहना था आपको पहले रहते, अब एग्जाम में डाउटफुल रहना सख्त मना है भैया। अगर एग्जाम में भी डाउट को ले लेके बैठे रहोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, बताओ आप। फिर तो बात बन ही नहीं पाएगी बाबा। एग्जाम में तो आपको श्योर हो जाना है, कॉन्फिडेंट हो जाना है। अगर देखो मास्टर साहब आपके इतने कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप कॉन्फिडेंट कैसे नहीं हो रहे हैं, ये तो गलत बात है। दिस इज वेरी बैड। सर आपके इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आप जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो, है ना। दीज आर बैड मैनर्स। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपनी अब लिस्ट ऑफ मटेरियल्स। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए मैं ये देखता हूँ क्वेश्चन में प्राइस पूछा है कि सिर्फ वो पूछा है। प्राइस का जरूर देखना पड़ेगा बच्चों, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस पूछा है हम लोगों से या फिर वो पूछा है पूरा का पूरा फंडा। कभी पता लगे उनसे सिर्फ प्राइस पूछा हो, प्राइस नहीं पूछा हो और हम प्राइस निकाल दें। नहीं भैया, पूछा है कि इसमें आने वाली लागत का एस्टिमेशन कीजिए। तो लागत का एस्टिमेशन करना है तो प्राइस लगाने पड़ेंगे। लेकिन बाबा मुझे सारे प्राइस याद नहीं है, प्राइस आप लोग खुद से लगाओ। मैं पहले अपनी क्लास में बताया था कि प्राइजेस में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। प्राइजेस आप तुक्का मार के लगा सकते हो। जैसे कि कोई पोल होता है, अगर आपने आरसीसी पोल का उपयोग किया है तो आरसीसी पोल की कीमत 1000 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये ऐसा लगा सकते हो। अगर आपने लोहे के खंभे का उपयोग किया है तो लोहे के खंभे की कीमत आप 2500 रुपये, 2600 रुपये, 2800 रुपये ऐसे लगा सकते हो। जो आपकी क्रोस आर्म रहती है, क्रोस आर्म की कीमत आप लगा सकते हो 200, 300, 250 ऐसे लगा, 275 ऐसे कुछ भी लगा दो, कोई चेक नहीं करने वाला होता इतना ज़्यादा, क्योंकि प्राइसेस तो बच्चे वैरी कर सकते हैं। प्राइसेस के वैरी करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्राइस वैरी करना दिस इज वेरी सिंपल एंड कॉमन प्रोसेस। ठीक है ना, तो आपको इसमें कोई घबराने वाली नीड नहीं है। कभी आप सोचोगे अरे नहीं प्राइस कैसे वैरी कर गया, अरे प्राइस वैरी करना इज वेरी कॉमन, वेरी सिंपल प्रोसेस। क्योंकि मान लीजिए कि एक कंपनी सेम चीज़ को देती है 50 रुपये की, दूसरी कंपनी सेम चीज़ को देती है 100 रुपये की, तो अपने अपने उसकी बात है ना भाई। किसकी बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। कोई दे रहा है कम में, कोई दे रहा है ज़्यादा में, तो उससे क्या मतलब है कि नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए हम लोगों को जो है 2 प्रकार से यहाँ पर काम करना पड़ता है। कौन कौन से 2 प्रकार रहते हैं, एक तो रहते हैं हमको एचटी लाइन पर लगाने के लिए और एक रहता है सब स्टेशन पर लगाने के लिए। तो ये तो देखिए आपकी चॉइस है, या तो आप इसको उसी प्रकार से कर लो कि एचटी लाइन पर मतलब जो एचटी लाइन है वहाँ पर जोड़ने के लिए जो मटेरियल लगा होता है, या तो आप इन क्वेश्चंस को उस प्रकार से कर लो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो सेम काम, मतलब बिना कोई घबराहट के सीधा काम करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पर बस एक ही काम तो है, वो जो एचटी लाइन है वहाँ पर हमको सिर्फ 2-3 चीजें लगानी है। क्या क्या, एक तो क्रॉस आर्म, एक डिस्क इंसुलेटर, एक पिन इंसुलेटर और एक जंपर वायर, बस खत्म। और तो वहाँ पर कुछ लगाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमको स्टेसेट लगाना नहीं है। क्यों, क्योंकि दूरी है बहुत कम, तो स्टेसेट की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हमको तो सिर्फ यहाँ पर जाना लाइन पर अपनी, तो इससे बेटर है कि इसको सीधा एक ही बार में बनाओ। मैंने शायद पुराने वाले क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से कराया था कि उसमें लाइन वाला अलग लगाया था और ये वाला अलग लगाया था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा एक बार में लिस्ट लगाइए ताकि ज़्यादा आसान रहे। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाने के लिए भैया आपको पता ही है क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा सीरियल नंबर,
क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा सीरियल नंबर बच्चों, फिर आता है हमारा नेम ऑफ मटेरियल, फिर आती है क्वांटिटी, फिर आता है रेट और फिर आता है हमारा टोटल प्राइस। बच्चों प्राइस का मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइस को नहीं लिखूंगा, आप लोग प्राइस को खुद से लिखेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट इन रुपीज और टोटल प्राइस। और भैया थोड़ी मेहनत कर लो, बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी वरना आपको तो, अगर इतना स्लो मोशन में काम करेंगे तो। सबसे पहले लगाएंगे हम आरसीसी पोल, 10 मीटर लॉन्ग आरसीसी पोल। कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। रेट इसका 1000 रुपये, 2000 रुपये हो गए। कुछ के रेट तो मुझे याद रहते हुए एकदम। फिर दूसरे नंबर पर हम लगाएंगे बच्चों, ओफो आरसीसी पोल पर तो लग गया। अब हम लगाएंगे इसमें डिस्क इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर, वहां पर भी तो लगाएंगे डिस्क और पिन। सेम कहानी करेंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले लगाओ किरोसा। क्या लगाओ, किरोसा, किरोसा। कितनी लगेगी, एक तो लगेगी इस पर और एक लगेगी उस पर, तो 2 लगेंगी। रेट आप खुद से देख लीजिए, 2 मीटर लंबी होगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर किरोसिन विद की लैंप देख लो, यहीं पर विद की लैंप लगाते चलो, कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाने। फिर 11 kV डिस्क इंसुलेटर विद की लैंप, इसको भी। ये कितने होंगे, ये होंगे बच्चों आपको 3 वहां पर 3 यहाँ पर, 6 होंगे। फिर 11 kV पिन इंसुलेटर विद लैंप, ये भी 6 होंगे। रेट देख लेना इनका भी। उसके बाद वहां का काम खत्म, अब आ गए हम यहाँ पर अपने, वहां का काम हमारा खत्म हो गया बच्चों। अब अपने यहाँ पर आ गए हैं और पसीने में पूरी तरीके से नहा भी चुके हैं साथ में, ठीक है नहीं। अगर तुम लोग के अच्छे नंबर नहीं आए ना, सोचना बहुत पीटूंगा पकड़ के। जो इतनी मेहनत कर करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छे नंबर नहीं आए ना, बहुत ही पिटाई करेंगे, समझ में आई बात। सोच लेना, बहुत मारेंगे पकड़ के, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद 11 kV पिन इंसुलेटर लग गया, तो हमारी एचटी लाइन वाले तो सारे मटेरियल लग गए। अब आ जाते हैं सब स्टेशन की तरफ लगाने के लिए। सबसे पहले लगाते हैं टीपीएमओ स्विच, तो लगा दो भैया। टीपीएमओ स्विच आता है हमारा कम से कम 100 एम्पियर की रेटिंग में, तो बस वही लगाना है। 11 kV टीपीएमओ स्विच। टीपीएमओ की फुल फॉर्म मालूम है कि नहीं, ये बताना पड़ेगा। टीपीएमओ की फुल फॉर्म होती है ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड। यहाँ 100 kV है, सॉरी 100 एम्पियर, केवी नहीं है, 100 एम्पियर में है, आता है। 20,000 रुपये का होता है शायद, ये मुझे हल्का हल्का याद है। तो नहीं, एक लगेगा, सॉरी एक लगेगा, एक सेट लगेगा पूरा, और ये 20,000 रुपये का आता है। ये 20,000 रुपये हो गए, काम खत्म। उसके बाद आते हैं हमारे पास हाई वोल्टेज फ्यूज सेट। बिल्कुल हाई वोल्टेज फ्यूज सेट लगाएंगे। अब तो आप सोचोगे कि सर आपने तो कहा था कि सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, तो फिर आप लाइटनिंग अरेस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं। अरे बाबा लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, रिलैक्स रहो, वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि हम लोग आगे लगाएंगे, मतलब सबसे आगे में लिखेंगे लाइटनिंग अरेस्टर को, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास आया 6 नंबर पर, क्या आया, एचटी फ्यूज सेट। क्योंकि 100 kVA है, इसलिए यहाँ पर एचटी सर्किट ब्रेकर तो लगा नहीं सकते, इसलिए एचटी फ्यूज सेट। एक सेट लगेगा। इसके प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, शायद 1500-1600 रुपये का प्राइस है इसका, देख लेना आप लोग, ठीक है। 1500 या फिर 1600 रुपये का प्राइस होगा, 300 मुझे लगता है। जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड कराई है, प्राइस के लिए एशियन पब्लिशर्स की बुक को प्रेफरेंस दें, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है, ठीक है, याद रखें। एशियन पब्लिशर्स को प्रेफरेंस देने का बहुत फायदा है बच्चों। उसके बाद जब एचटी फ्यूज सेट लग जाएगा, फिर लगाएंगे बच्चों हम अपना ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर को सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लिख देना काफ़ी नहीं होगा, पूरा लिखना है। क्या लिखना है, जो उसकी रेटिंग थी, क्या थी, 100 kVA 50 हर्ट्ज 3 फेज, नहीं 100 kVA, फिर उसकी पावर रेटिंग लिखो, सॉरी 100 kVA 11/0.4 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब लिख सकते हैं कितने, 1 लगेंगे। और बच्चों 100 kVA वाले का प्राइस मुझे जरूर पता है, क्या है इसका प्राइस, 2 लाख रुपए का है, ठीक है, 2 लाख रुपए का प्राइस है, बस लगा तो काम खत्म। उसके बाद जब ये लग जाएगा, तो फिर लगेंगे हमारे एमएस चैनल। कितने लगेंगे,
MS चैनल किसके लिए, फ्यूज सेट के लिए, और किसके लिए, TPMO स्विच के लिए और 2 ट्रांसफार्मर के लिए। इस प्रकार से हमारे लगेंगे 5, 6 लगेंगे, 6 क्रॉस आर्म लगेंगे और नीचे को भी, ठीक है, लगा दीजिए उनको भी। उसके बाद जब ये सब लग जाएगा फिर बच्चों क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे पोल पर जो डेंजर बोर्ड लगता है, डेंजर बोर्ड लगाएंगे, बारबेट वायर लगाएंगे, स्टे सेट लगाएंगे, अर्थिंग सेट लगाएंगे। लिख लो सब, लिख लो बाबा, लिख लो क्या क्या लगाएंगे। देखिए हमने जब ये ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर के नीचे को क्रॉस आर्म किसके लिए, फ्यूज सेट के लिए, और उसके बाद TPMO स्विच के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए। और उसके बाद पूरी कहानी है कि फिर आप लगाएंगे डेंजर बोर्ड, डेंजर बोर्ड के बाद फिर आप लगाएंगे बच्चों क्या बोलते हैं, बारबेट वायर, फिर लगाएंगे स्टे सेट, फिर लगाएंगे अर्थिंग सेट, फिर लगाएंगे आप LT फ्यूज सेट। ये सब लगाने के बाद फिर लगाएंगे आप LT फ्यूज सेट, और LT फ्यूज सेट लगाने के बाद अभी हमारी एक बहुत मेन चीज रह गई है, उस HT लाइन से यहाँ तक के लिए कंडक्टर लेके आना। तो 3 तार आएंगे हमारे 15 मीटर की दूरी, 15 या 45 प्लस 2% एक्स्ट्रा, लगभग 50 मीटर हो गया। उसके बाद 10 मीटर खंभे में 3 तार नीचे को उतारेंगे तो 30 मीटर ये, तो 50 और 3 कितने हो गए, 80 मीटर। याद रखिएगा 80 मीटर वायर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद बात आती है आपकी बच्चों, कैसे कैसे हुआ 80 मीटर, फिर से सुन लो, बता रहे, फिर से बता रहे, रिलैक्स रहो। 80 मीटर ऐसा हुआ कि 15 मीटर की दूरी थी तो 3 तार आएंगे, 15 3 या 45 45 मीटर हो गया। उसके बाद प्लस कुछ करके 50 मीटर आसपास मान लेते हैं। फिर 10 मीटर का 3 तार नीचे को आएंगे ट्रांसको जो पूरे कनेक्शन के लिए, तो और वो हो जाएगा आपके पास जंपर वंपर वायर सब मिला करके 10 मीटर नीचे को ले आए हम, वो सब कुछ उधर लग जाएगा। तो वो बन जाएगा बच्चों हमारे पास पूरा कितना बन जाएगा, 50 और 30 80 मीटर। उसके बाद आप लगाएंगे कंक्रीटिंग ऑफ पोल्स, 2 पोल की कंक्रीटिंग करनी है, बात खत्म। उसके बाद लगाएंगे बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, फिर कुछ नहीं लगाना है, काम खत्म। उसके बाद LT कनेक्शन के लिए केबल लगाएंगे बस। तो LT कनेक्शन के लिए केबल जब लगाएंगे हम लोग तो वो हमेशा 5 या 6 मीटर केबल रखना है आपको। उसके बाद वैसी मटेरियल लगा देना है मिसलेनियस, और हमारा काम खत्म। इसी के साथ हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे मटेरियल कॉस्ट डिवाइड कर दीजिए, फिर लेबर कॉस्ट निकाल दीजिए, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन स्वाहा। क्या हुआ बताओ, अरे सही है बाबा, समझ आएगी नहीं आया ये बताओ पहले। मैं पूरी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कराने बैठेंगे बाबा तो क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटे से ऊपर आपका सिर्फ इस क्वेश्चन को कराने में निकल जाएगा। अभी फिर बाकी क्वेश्चन का कैसे हिंट ले पाएंगे। आप लोग के लिए यही काफ़ी है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को किस किस प्रकार से करना है कि नहीं, बताइए, गलत तो नहीं करना। आप लोगों के लिए यही काफ़ी है ना कि किस किस प्रकार से करना हो, बताओ। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाएंगे बाद में, पहले अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसी 3 पर नोट लिखिए, कि इनमें से किसी 3 पर नोट लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पावर वायरिंग ऑफ DOL बाई स्टार डेल्टा स्टार्टर, कि मतलब DOL की, और ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, या तो DOL की पावर वायरिंग आ जाए या फिर आपकी बच्चों स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग आ जाए, दोनों में से कोई भी पावर वायरिंग आ सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, ये समझ लीजिए कि उसमें कोई भी कोताही ना बरतते हुए आप लोगों को तो भैया अपना पूरा काम करके चलना है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को DOL स्टार्टर की पावर वायरिंग दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ DOL की दिखाएंगे, स्टार डेल्टा की फिर कभी किसी और क्लास में। वरना जो मैंने आपको क्लास में समझाया था, जिस प्रकार से आपको नोट्स में दिया था, काम तो उसी प्रकार से होना है ना, चलो थोड़ी ना होना है। जिस प्रकार से मैंने आपको नोट्स में दिया वही काम है, समझ लीजिए DOL स्टार्टर का, और सेम कहानी है आपकी क्या बोलते हैं उसकी, स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुछ है। इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को DOL स्टार्टर की वायरिंग समझा देता हूँ। तो DOL स्टार्टर में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए 3 तार हैं, 3 तारों से देखिए हमेशा चाहे कोई भी स्टार्टर लगे, सबसे पहले काम कुछ ऐसा ही करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 तार रहेंगे,
कनेक्शन के लिए, 3 फेज सप्लाई रहेगी। और 3 फेज सप्लाई से जो तार कनेक्ट होकर आएंगे उनसे हमको मेन स्विच कनेक्ट करना है। क्या करना है? इनसे हमको मेन स्विच कनेक्ट करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेन स्विच कनेक्ट करना तो आता ही होगा। ऐसे करके करते हैं कनेक्ट, बस ये लीजिए मेन स्विच कनेक्ट हो गया। अब जैसे मेन स्विच कनेक्ट हो जाता है, मेन स्विच के बाद हमारा लगा होता है बच्चों यहाँ पर फ्यूज सेट, छोटा सा फ्यूज सेट के बाद लगा होता है कॉन्टेक्टर। ये जो मेन स्विच है इसको कभी कभी एमसीबी बॉक्स भी लिखा आता है कुछ बुक्स में, कुछ जगहों पर, और इवन आप एग्जाम में भी एमसीबी बॉक्स भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमसीबी बॉक्स भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप एमसीबी बॉक्स लिख दीजिए या फिर उसको मेन स्विच लिख दीजिए। उसके बाद नीचे को छोटा सा यहीं पर एक फ्यूज सेट लगा देना है। क्या करना है? फ्यूज सेट लगा देना है। ये लग गया फ्यूज सेट। और फ्यूज सेट लगाने के बाद, क्योंकि मेन स्विच विद फ्यूज और विदाउट फ्यूज भी होते हैं, इसीलिए ये लग गया फ्यूज सेट। उसके बाद लगाना है आपको बच्चे कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर का आपको पता ही है फंडा, ये 3 टर्मिनल, यहां से फिर और 3 टर्मिनल, 1 2 3 4, सबको जोड़ो और यहाँ पर लेकर आओ। ये हो गया एडजस्टर, यानी कि होल्डिंग सर्किट के लिए काम करने वाला, ठीक है बच्चों। और उसके बाद रही बात कि आप किस किस प्रकार से किस किस को कैसे कैसे कनेक्शन देंगे, तो देखिएगा कनेक्शन देने का अभी मैं आपको समझाऊंगा कनेक्शन देने का प्रकार, लेकिन इन्हीं 3 तारों में नीचे को जाकर के अब आप थर्मल ओवरलोड रिले लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? थर्मल ओवरलोड रिले। ये हो गया थर्मल ओवरलोड रिले। और ये मोटर, इस मोटर को सप्लाई दे दीजिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अभी बस थोड़ा सा सर्किट और रह गया है, कॉन्टेक्टर का काम और करना है, बाकी सारा काम हमारा खत्म हो गया है। तो एक तो यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले के लिए भी एक स्विच रहता है लगा हुआ, थर्मल ओवरलोड रिले के लिए भी एक रहता है, इसका कॉन्टैक्ट समझ लीजिए, इसका कॉन्टैक्टिंग सर्किट समझ लीजिए। उसके बाद पूरे पूरे कॉन्टैक्टर की वायरिंग को आप किस किस प्रकार से, बाकी तो देखिए आपका मन है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कैसे आप इसको याद रख पाते हो, ये कैसे आप इसको याद नहीं रख पाते हो। मैं तो बस थोड़ा सा एक हिंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या पता आपके हिंट काम में आ ही जाए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर के साथ साथ हमारा एक और कॉइल लगी होती है, और वो कॉइल क्या करती है हमारी, वो सिंगल फेस की कॉइल होती है। तो सिंगल फेस की कॉइल को सप्लाई देने के लिए किसी भी एक फेस को चूज कर सकते हैं हम, और उस एक फेस से आते हैं। और ये लगा होता है हमारा नॉर्मली क्लोज्ड, ये जो होता है ऊपर वाला वो होता है, सॉरी ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है नॉर्मली ओपन, उसके नीचे लगा होता है आपका नॉर्मली क्लोज्ड, इसके नीचे लगा होता है आपका नॉर्मली क्लोज्ड। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज किस काम में आते हैं। नॉर्मली ओपन आपका मोटर को स्टार्ट करने के काम में आता है, और नॉर्मली क्लोज जो होता है वो आपका मोटर को सप्लाई को रोकने यानी कि बाधित करने के काम आता है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद बच्चों आपका जो रहता है मेन सर्किट, तो इसके इस वाले पॉइंट को यहाँ से कॉन्टैक्टर के होल्डिंग सर्किट को सप्लाई देते हैं। बस हो गया पूरा, खत्म कहानी, हो गया पूरा का पूरा आपका कंप्लीट सर्किट। इस प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से आपको बना देना है पावर वायरिंग ऑफ ड्यूअल स्टार्टर। अभी एक क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों ने मेरे से पूछा, तो शायद वो पता नहीं बैकवर्ड पेपर में आया हुआ था, तो इसके लिए आप लोग बड़े परेशान हैं कि ये मोटर किस प्रकार से चलेगी। ऐसा भी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा बच्चों को क्या था, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं क्लास तो अभी आप लोग बताओगे तो ये तो प्रीमियर चल रहा है, क्लास तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना इसको, तो रात में बैठ के पसीना बहा बहा के फैन वैन करके सारे के सारे। तो अभी तो आप मुझे बताना, अगली क्लास में उसको समझा देंगे अच्छे से, लेकिन अभी एक आइडिया देता हूँ आपको मैं कि एक्चुअल में वो काम कैसे कैसे करती है। उसमें हमारी क्या होती है बच्चे, टाइम डिले रिले का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं उसमें हम लोग, बस एक टाइम डिले रिले का उपयोग करते हैं। तो टाइम डिले रिले हमारा किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं बस। तो टाइम डिले रिले एक ऐसी रिले होती है जिसको कुछ समय बाद सर्किट में ऑन करके लगाया जाता है। मैंने आपको शायद समझाया था ट्रैफिक कंट्रोल लाइटिंग का सर्किट, जब आपको मैंने ट्रैफिक कंट्रोल लाइटिंग के सर्किट को समझाया था, तो उम्मीद है कि आप उस ट्रैफिक कंट्रोल लाइटिंग वाले सर्किट को लेकर के बहुत अच्छे से वहां पर ज्ञान दिया है, बाकी आप वहीं से समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी रहने दीजिए, क्योंकि एकदम क्लास रिकॉर्ड कर दिए, अब उसको अगली क्लास में समझाएंगे, फिर कभी आराम से उसको बैठकर पेपर पर दिखाऊं किस किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आपको दूसरे वाले पर टिप्पणी करनी हुई तो, नोट लिखना हो तो, दूसरा लिखा है कि
ओवरहेड लाइन में लगने वाले उपकरणों की लिस्ट बनाओ। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये आने के बहुत चांस है। देखो सब स्टेशन में लगने वाले उपकरणों की लिस्ट, ओवरहेड लाइन में लगने वाले उपकरणों की लिस्ट, इस चीज के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, नोट करो इस बात को मेरी, इस सब स्टेशन में लगने वाले उपकरणों की लिस्ट और ओवरहेड लाइन में लगने वाले उपकरणों की लिस्ट आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में, इसलिए भैया इन सबको तो रट डालना अच्छे से। और ये तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा ही ऐसा होगा जिसको ये चीज नहीं आती होगी शायद। अगर जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है इतने थोड़ी बहुत तो मेहनत से पढ़ाते हैं बाबा, बस क्या है कि आपकी क्लास को काफी दिन से नहीं ले पाए थे बोल बोल करके, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब क्लासेस को रेगुलर कर दूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ऐसे बीच बीच में आपको कभी लाइव कभी रिकॉर्डिंग, कभी लाइव कभी रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। आपका बस इतना जरूरी कहता हूँ कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर टॉपिक भेज दिया करिए। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आप लोग मुझे फ़ोन करते हो, मैं आपके कॉल्स नहीं ले पाता, लेकिन सबका बुरा मत माना करिए। देखिएगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी तो रहता ही हूँ, तो उस बिजीनेस के चक्कर में कई बार आपकी कॉल्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन इसका बुरा मत मानिए, क्षमा कर दीजिए। गुरुजी हैं आपके, गुरुजी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि आपके जब भी कॉल आप मैसेज ड्रॉप कर दो बच्चे, दोबारा मैसेज करने में क्या दिक्कत है, दोबारा कॉल करने में क्या दिक्कत है तो नहीं बताओ। आपको तो अपना काम होना है तो आप दोबारा कॉल कर दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए बात करते हैं ओवरहेड लाइन में लगने वाले उपकरणों की सूची। ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स। तो देखिए ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स जो होते हैं, वैसे तो मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग उस बात को जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ मटेरियल्स के बारे में लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लगाते हैं ओवरहेड लाइन में लाइन सपोर्ट। क्या लगाते हैं बच्चों? सबसे पहले लगाते हैं लाइन सपोर्ट, यानी कि जिसको हम खंबा बोलते हैं। और खंबा वाला खंबा नहीं, कभी कुछ लड़के उस वाले खंबे को समझ गए हो कि खंबी जैसे खड़ी है लड़की है या छड़ी है, ऐसे कुछ कहते हैं। गाना है अमिताभ जी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। चलिए, तो सबसे पहले लगता है लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट के बाद क्या लगता है, अगर 11 केवी की लाइन है तो हमारी क्रॉस आर्म, वो लगे ना लगे लिखना तो आपको जरूर है, क्रॉस आर्म। फिर लगते हैं क्लैंप, लेकिन सबके लिए अलग अलग नहीं लिखना है, सिर्फ क्लैंप्स लिख दीजिए, काम खत्म। सबके लिए अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की सूची। अगर कहता कि 11 केवी ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की सूची, तब आप उस प्रकार से बनाते। यहाँ तो आपसे कहा गया है कि सिर्फ ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की सूची, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की सूची में कुछ और आ जाएगा। ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल सूची में 11 केवी में लगने वाले मटेरियल और आपके 0.4 केवी में लगने वाले मटेरियल, मतलब एचटी और एलटी दोनों प्रकार की लाइंस में लगने वाले मटेरियल्स आएंगे। तो क्या है, क्लैंप हो गया। क्लैंप के बाद आता है बच्चों हमारा इंसुलेटर्स। अभी कंडक्टर नहीं, कंडक्टर को कोशिश करो हमेशा इंसुलेटर के बाद लिखो, क्योंकि जिस क्रम में हम लगाते हैं उसी क्रम में लिखना चाहिए। इंसुलेटर्स के नाम लिख सकते हो, इतना कर सकते हो बस। इंसुलेटर्स में आप लिख दीजिए पिन इंसुलेटर। 11 केवी कुछ नहीं लिखना है, बस पिन इंसुलेटर लिखना है। डिस्क इंसुलेटर लिख सकते हैं, इंसुलेटर। बढ़ाने के लिए शैकल इंसुलेटर, शैकल तो लिखा ही जाएगा खैर। और बढ़ाने के लिए आप सस्पेंशन, स्ट्रेन और क्या बोलते हैं स्टे इंसुलेटर, लूप इंसुलेटर, स्प्लिट इंसुलेटर वगैरह वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा ओवरहेड कंडक्टर। ओवरहेड कंडक्टर के प्रकार लिख दीजिए HDCC, AAC और ACSR। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सबके नाम पता होंगे, HDCC, AAC और ACSR के नाम। जल्दी से फास्ट करके कमेंट करो। अभी देखो इस प्रीवियस क्लास का फायदा क्या है कि ये मैंने क्लास रात को रिकॉर्ड की है, पसीना बहा बहा के, लेकिन यहाँ पर फायदा बस एक ही है कि अगर इस क्लास को लाइव लेते तो जितना इस क्लास में पढ़ा रही हैं कम से कम 2 से 2.5 घंटे में पढ़ाया जाता। और ये क्लास आपकी लगभग, मैं ऐसा सोचा हूँ, क्लास को लेने से पहले पूरा करना पड़ता है ना कितनी देर की क्लास लेनी है, तो मैंने ऐसा सोचा है कि इसको 1-1.25 घंटे की क्लास में निपटाएंगे। तो 1-1.25 घंटे में मैं आपको उतना बता दूं कि लगभग अगर लाइव क्लास चल रही होती तो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ाया जाता, क्योंकि उधर से इंटरेक्शन, इधर से इंटरेक्शन, उधर से सवाल, इधर से जवाब, कभी इधर से सवाल कभी उधर से जवाब, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस आता है।
तो ये थोड़ा फायदा है, बस क्या है कि आपके डाउट्स जो मन में उभर रहे होंगे वो रह जाएंगे उभर मन में ही, है ना। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, मैं लाइव क्लास भी लूँगा जल्दी, हो सकता है कि आज ही ले ले, रात को या कभी भी। दिक्कत ये है कि कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, रात में क्लास लेने वाला था लेकिन नेटवर्क का इशू हो गया, 10:30 बजे से क्लास जो ले रहा था। अभी आप लोग को लगा होगा सबने क्लास क्यों नहीं, पता नहीं। सो बस उसके पीछे का यही कारण था कि नेटवर्क का इशू हो गया था, ठीक है नहीं। तो बस ये रहता है कभी किसी और कारण से, कभी किसी और कारण से, इसलिए मैं सोचता हूँ कि रिकॉर्ड कर ले जाते हैं बेटर है, प्रीमियर तो बहुत ईजी रहता है। मैं बताता हूँ सबके नाम। HDCC हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, AAC ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, सबके नाम लिख डालो एकदम से। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कंडक्टर लगाने के बाद बच्चों क्या आता है बताओ जल्दी से। मटेरियल कंडक्टर लग गया, फिर हम लगाएंगे अपने बाइंडिंग वायर, जंपर वायर, बर्ड गार्ड, स्टे सेट, अर्थिंग सेट, बारबेड वायर, डेंजर बोर्ड, क्लैंप को नहीं लिखा, क्लैंप ऊपर लिख चुके, स्टोन पैड, मफ्स, कंक्रीटिंग, नट बोल्ट वाशर वगैरह वगैरह, लाइटिंग अरेस्टर मत भूल जाना, लाइटिंग अरेस्टर। बस खत्म कहानी। इन सबको लिख डालोगे ना, और अगर ये जो बनाए पॉइंट इनको विस्तार से करो। देखो उसको करने का तरीका देखो कितना बढ़िया है। सबसे पहले आप लाइन सपोर्ट डालो। लाइन सपोर्ट के पता है आपको दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एक होते हैं टावर्स और एक होते हैं पोल्स। तो सबसे पहले टावर्स के बारे में तो थोड़ा बहुत, फिर पोल्स के बारे में लिख दो। पोल्स के टाइप होते हैं वुडन पोल, स्टील पोल, रेल पोल, ट्यूब पोल, ये पोल वो पोल, पता नहीं कौन कौन से खंभे होते हैं, ग्वाला खंभा भी होता है। तो ग्वाला खंभा यहाँ नहीं, और उस खंभे को तो सोचना भी नहीं ठीक है। तो इन सब के बारे में लिखने के बाद करोगे क्या आप, जब आप इन सब के बारे में लिख दोगे तो समझो कि आपको कम से कम 3 से 4 पेज बढ़ जाएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसमें लगने वाले मटेरियल्स के लिस्ट बनाइए या फिर उसके बारे में लिखिए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है कि आप न्यूमेरिकल को छोड़ के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। समझ में आई बात की नहीं? आपके लिए फायदा है कि आप न्यूमेरिकल को छोड़ दें और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस वे में, कि लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट वगैरह। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला क्वेश्चन बैठ गया, अगले पर आते हैं। कोई डाउट तो नहीं आता? बिल्कुल नहीं। अभी मुझे पता है कुछ लोग कह रहे हो सर इंटरनल वायरिंग समझा दो, लेकिन बच्चे इंटरनल वायरिंग भी समझाएंगे, रिलैक्स रहो। इंटरनल वायरिंग अगली क्लास में समझा देंगे, क्या चिंता कर रहे हो। लो अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ अंडरग्राउंड लाइंस का, और अंडरग्राउंड लाइन का क्वेश्चन मैं लेने के वाला हूँ, आप लोगों को दिया हुआ है मैंने पेपर में, मैं तो बस उसी पेपर को फॉलो कर रहा हूँ, सेम जो भी है पैटर्न उसका। कोशिश करूंगा कि सारा पेपर निपट जाए, अगर नहीं निपट पाया तो बचा हुआ अगली क्लास में निपटाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि काम है थोड़ा, इसके लिए 1-1.25 घंटे की क्लास ही ले पाएंगे बस। और ज़्यादा बड़ी क्लास में आपका डाटा भी तो खर्च हो जाता है, इसीलिए। क्वेश्चन है बच्चों कि 200 kVA की 80 मीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए। सिर्फ मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए आपको अजप्शन मान करके कि लाइन सीधी रेखा में है, केवल 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है, 5 मीटर का लूप लिया गया है, 1 मीटर का ट्रंच लिया गया है, वगैरह वगैरह मान करके बस काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधा शुरुआत करता हूँ केबल की लंबाई निकालने से। तो आपको पता केबल की लंबाई कैसे निकालता हूँ। ये होता है ग्राउंड, इतना ही लेने देते हैं, ज़्यादा नहीं। 80 मीटर लंबाई है, तो 80 मीटर के लिए सबसे पहले यहाँ से 1.5 मीटर छोड़ना पड़ता है, आपको पता है नई लाइन में। जहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ पर 5 मीटर का लूप, तो 5 मीटर लूप और 1.5 मीटर, फिर 1 मीटर गड्ढा, फिर यहाँ से आगे 1 मीटर, तो 5 और 1 6 और 1 7 7.5 और 5 मीटर यहाँ पर लूप बनाएंगे, यहाँ पर ये खत्म हुआ। 5 और 5 10 11 12 12.5 हो गए, तो ये डिस्टेंस बची हमारे पास 37.5। अब अगला केबल लाइए, 5 मीटर का लूप यहाँ, 5 मीटर का यहाँ, ये हो गया 40 और ये 2.5 मीटर बचा। अब 2.5 मीटर यहाँ पर लगा दीजिए, 2.5 मीटर दूसरा केबल लाकर लूप बना के, उसके बाद 1 मीटर यहाँ तक, 1.5 मीटर यहाँ तक, और ये 5 मीटर का लूप, 5 मीटर 1.5 मीटर 1 मीटर, और ये सब के सब 5 मीटर और 5 मीटर के लूप है। ये देखो इतनी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ये मीटर, ये भी सब मीटर में कैलकुलेशन। अब इसको ऐड करना तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए 50 और 50 100, और ये 110 111 112 113 114 और 115, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 115 मीटर केबल यूज हो गया।
कोई एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब लगाने के बाद। इतना आसान है। 80 मीटर की लाइन में हमने 115 मीटर केबल यूज किया। बताओ, ये फंडा तो जानते हो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं सारे फंडे में? जल्दी से बताओ, इस वाले फंडे में कोई दिक्कत तो नहीं होती बाबा? नहीं होती। वेरी गुड। फिर से बता देता हूँ, चूंकि यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं था कि लाइन की टेपिंग करनी है, कुछ और करना है। अगर लिखा होता कि लाइन जोड़नी है या टेपिंग करनी है तो मैं उसी प्रकार से आपको कराता। अगर जोड़नी होती या टेपिंग करनी होती तो उसमें हमको खंबे पे से 9 मीटर उतारना पड़ता, और अगर 2 लाइन्स को जोड़ना होता तो यहाँ से 9 मीटर उतार के यहाँ से 9 मीटर चढ़ाना भी पड़ता। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, लिखा था कि 200 केवीए की 80 मीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन में, एलटी लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है। तो केबल की लंबाई तो ये हो गई, बस केबल का साइज और पता करना है। केबल का साइज पता करने के लिए हमको करंट पता होना चाहिए, और करंट पता करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। करंट होता है कितना भैया? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पावर अपॉन √3 इंटू वोल्टेज। तो पावर है 200 केवीए, √3 इंटू 0.4, बस इसको निकाल दीजिए। तो ये बैठेगा लगभग 300 के आसपास, 288 बैठेगा शायद ना। इसको मैं निकालता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा? Where is my calculator bro? Here is my calculator। कितना है? 200 केवीए। ठीक है, 200 डिवाइड बाय 1.732, आफ्टर दैट डिवाइड बाय 0.4 एंड वी गेट 288। देखा मेरा मतलब मुझे हल्का हल्का लगा था क्योंकि 144 आया था ना, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन दिया था तो वहाँ पर 144 समथिंग आया था, तो यहाँ पर 288 होगा उसका डबल। तो करंट आया हमारे पास 288.68 एम्पियर। ये करंट आया। कितना करंट आया? करंट आया बच्चों हमारे पास 288.68 एम्पियर। तो अब मेन फंडा ये है कि 288.68 एम्पियर के अकॉर्डिंग हमको एलटी लाइन में 4 कोर का कौन सा केबल यूज होगा। ये मेनली जानने लायक बात थी। क्या थी? मेनली जानने लायक बात थी कि एलटी लाइन में 4 कोर का कौन सा केबल यूज होगा, ये आपको बताना था। तो भैया अगर हम बात करें एलटी लाइन में 4 कोर के केबल की, देखिएगा आप जब जैसे ही उस टेबल पर पहुंचोगे तो उस टेबल में आपको मिलेंगे, क्या बोलते हैं, उस टेबल में आपको मिलता है बच्चों 1000 वोल्ट वाला सेक्शन। तो आप उस 1000 वोल्ट वाले सेक्शन को ही चेक करेंगे, या 1100 वोल्ट वाला भी हो सकता है कि वो 1100 वोल्ट वाला हो, या हो सकता है कि आपका 1000 वोल्ट वाला हो। तो 1000 वोल्ट वाला है तो, या 1100 वोल्ट वाला है तो, लेकिन आप उसी को चेक करेंगे 1000 वोल्ट वाले को या फिर 1100 वोल्ट वाले को। तो मैं जैसे देख पाऊंगा बच्चों, मैं एक मिनट लिस्ट देख लेता हूँ। बाकी मुझे 1000 वोल्ट अंडरग्राउंड 3 से 4 कोर, करंट है हमारा 288, तो 296 एम्पियर तक हमारा बैठ रहा है बच्चों 150 एम स्क्वायर। मिल गया। देखो केबल का साइज आ गया हमारे पास, केबल का साइज। और ये टेबल लर्न करनी पड़ती है, बहुत से बच्चों तो इस बहम में है कि एग्जाम में मिल जाएगी। एग्जाम में मिलेगा बेटा सिर्फ कॉपी और एक शीट, दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सब कुछ अपने पास से लेकर जाना है, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू कैरी विद योर ऑन सेल्फ। समझा बात की नहीं? कैसे कैसे क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आप लोग HB की पेंसिल लेके जाएंगे, सॉरी HB की नहीं 6B की, केवल 6B की पेंसिल लेके जाएंगे। सारे के सारे डायग्राम 6B की पेंसिल से ऐसा लगना चाहिए कि गजब बनाए, एकदम ऐसा लगना चाहिए कुछ बनाया है, एकदम लगना चाहिए मस्त एकदम। क्योंकि देखिएगा मैं आपको बच्चे एक आइडिया देता हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, ना मैं कभी किसी टीचर की बुराई करूँ, ना मैं कभी किसी बच्चे को कमजोर समझता हूँ। मैं अपने सारे बच्चों को जो हमसे पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको अपने बिल्कुल एकदम साथ लेकर के चलता हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे को, सच में हालत बहुत बुरी हो गई है। अब आप लोग अच्छे अच्छे नंबर एग्जाम में ले आना प्लीज़, कृपा करके रिक्वेस्ट करना आप लोगों से, वरना सब गुड़ गोबर जाएगा, फिर बहुत गुस्सा आएगा। ठीक, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करता, ना मैं बच्चों की, ना मैं बच्चों को कभी सोचूं कि बच्चे हमारे कमजोर है तो उसको पीछे नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब साथ मिलकर चलें। जो हमारे थोड़े से अगर है ऐसा कि मानसिक तौर पर कमजोर यदि हैं
तब भी मैं उनको कभी तुच्छ नहीं समझता, सबको एक साथ मिला करके बैठा करके एक साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहानी क्या है, ये सच्चाई है इस सब्जेक्ट की EEE की, कि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनमें से 80% लोगों को ये सब्जेक्ट का पता नहीं है, ABCD कुछ भी। तो ऊपर वाले से दुआ करना भैया कि आपकी कॉपी किसी ऐसे एग्जामिनर के हाथ में जाए जिसको अच्छे से आता हो, यदि आपको अच्छे से आता है तो और यदि आपको भी हल्का फुल्का आता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा। मुझे लगता है कि आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हो, तो आपको सब जो मैंने इतनी मेहनत की है पढ़ाने में, तो उम्मीद सी बात है कि आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी पढ़ने में। तो आप तो उम्मीद करना, दुआ करना, कोशिश करना, मतलब दुआ करना, ऐसी कोशिश तो नहीं कर सकते, दुआ करना कि आपकी कॉपी जाए किसी अच्छे एग्जामिनर के हाथ में जिसको सब कुछ आता हो, समझे कि नहीं। वरना देखिए ये रहता है कि जिनको एग्जामिनर को कम, ये सच है यार, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो पढ़ने में कमजोर है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट होता है कि ये बीटेक में नहीं होता, ये बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता। और आपके जो एग्जामिनर्स हैं, हम लोग हैं, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, मैं भी कॉपी चेक करता हूँ। तो क्या है कि जो आपके एग्जामिनर्स हैं उन लोग का फंडा क्या रहता है कि जो बीटेक में सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं गया और अभी पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं, तो इतनी तवज्जो नहीं देते। अभी ये सारे सब्जेक्ट, मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ, ये सब बीटेक में पढ़ाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, तो इसको पूरा इंपॉर्टेंस देकर चलते हैं वो लोग। तो इसीलिए बस आप तो ऐसी दुआ करना कि आपकी कॉपी किसी पढ़े लिखे एग्जामिनर के हाथ में जाए जो ये सब्जेक्ट अच्छे से जानते हो, ठीक है बच्चों। वरना वो लोग सबको एवरेज मार्क्स दे देते हैं। तभी तो आप लोग जानते हो, मुझसे बेहतर जानते होगा, मैं तो पॉलिटेक्निक भी नहीं की मुझे कैसा पता होगा कि कितना बुरा मार्किंग होता है। लेकिन आप लोग तो पॉलिटेक्निक कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोग को तो पता है कितनी बुरी मार्किंग होती है। सबके सब कभी ना कभी किसी ना किसी सेमेस्टर में किसी ना किसी सब्जेक्ट में बुरी मार्किंग का शिकार हुए होंगे, मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। तो बस दुआ करना कि किसी अच्छे एग्जामिनर के हाथ में कॉपी जाए, बाकी ऊपर वाला मालिक है, सब अच्छा होगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब केबल का साइज पता लग गया, अब रही बात लगने वाले मटेरियल्स की। तो आपको पता ही है लगने वाले मटेरियल्स में क्या होता है। सबसे पहले केबल बॉक्स 150 mm स्क्वायर, केबल ग्लैंड 150 mm स्क्वायर, केबल लग्स 150 mm स्क्वायर, केबल स्लीव 150 mm स्क्वायर, केबल कंपाउंड एंड बाइंडिंग मटेरियल 150 mm स्क्वायर, और सबसे पहले केबल खुद 150 mm स्क्वायर। उसके बाद बचा हुआ मटेरियल पैराटेप, ब्रिक्स, ये सब लगाने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है बच्चों। इसमें हमारे ज़्यादा मटेरियल नहीं लगते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपको मिलेगा उस सैंपल पेपर में, और लिखा है पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का सुंदर चित्र बनाओ, जो कि मुझसे यहाँ बोर्ड पर बनना नामुमकिन है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं आवा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मैंने नोट्स में जो डायग्राम प्रोवाइड कराए थे, तो आप सभी लोगों ने उन डायग्राम की हेल्प से अच्छे तरीके से वो सारे का सारा पढ़ लिया होगा और आप सबने वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्थिंग का क्वेश्चन तो आना तय है। और अर्थिंग का क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आएगा पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का चित्र बनाओ, ऐसा आ सकता है अर्थिंग का पर्पस क्या है, अर्थिंग के फेलियर क्या है, अर्थिंग के टाइप क्या है, अर्थिंग का चित्र भी आ सकता है। तो अर्थिंग चैप्टर के नोट्स को डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि कम से कम 10 नंबर का अर्थिंग पूछा जाने वाला एग्जाम में 100% गारंटेड, ठीक। उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 और हर एक है 15 मार्क्स और 10 मार्क्स का। सबसे पहले लिखा है इस क्वेश्चन में कि 2 मंजिला मकान को 5 किलोवाट का सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन देना है। सर्विस पोल की दूरी 25 मीटर है। इसमें लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बनानी, सिर्फ लिस्ट बनानी है। ये तो थोड़ा सुन के खुशी हुई मुझे कि सिर्फ लिस्ट बनानी है, मतलब कॉस्टिंग नहीं होनी। ऐसा नहीं है, कॉस्टिंग एग्जाम में देखना, एग्जाम में क्या है कि आपके एग्जाम में आपको लूट लेंगे बोर्ड वाले, अच्छे से लूट लेंगे, अच्छे से। जानते हो लूटेंगे कैसे? ऐसे लूटेंगे कि 10 नंबर में इतना बड़ा सवाल देंगे ना, आपको लगेगा है ये तो 20 नंबर में आना चाहिए था, ये तो 30 नंबर में आना चाहिए था, वो सवाल 10 नंबर पर रखा मिलेगा। तो इसीलिए बेटा अच्छे से अपने आप को इतना मजबूत होके जाना कि आपकी कमर पे कितना भी लट मारो असर ना हो, क्योंकि वो बहुत तगड़ी मार मारने वाले हैं बोर्ड वाले पेपर में, देख लेना, ठीक है। जैसा होता है ना कि किसी किसी की कमर बहुत मजबूत होती है, उस पर कितना भी डंडा मारो असर नहीं होता, किसी किसी को हल्के छू दो रोने लगता है।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। और क्वेश्चन है हमारा कि 2 मंजिला मकान को 5 किलोवाट का सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन लेना है। ये दूरी है 25 मीटर और इसमें लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट का एस्टिमेशन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अजप्शंस। तो अजप्शंस में चूंकि हमारा 2 मंजिला मकान है तो आप हमेशा प्रेफरेंस देना हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट। जब 2 मंजिला मकान आए तो उसमें आप बच्चों हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट को ही हमेशा प्रेफरेंस देंगे। ऐसी कोशिश करनी है कि हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट को प्रेफरेंस दिया जाए 2 मंजिला मकान में। तो ये है हमारा खंभा, यहाँ पर सिंगल फेज का कनेक्शन है, ये लगाया हमने इंसुलेटर और ये लगाया आई बोल्ट। यहाँ पर है हमारा मकान 2 मंजिला है, ये लीजिए आगे 2 मंजिला मकान, यहाँ पर लगाया ब्रैकेट, इस ब्रैकेट पर भी लगाया इंसुलेटर और ये गए तार और ये आया इस ब्रैकेट से सीधा जुड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद एरियल फ्यूज फेज वायर में न्यूट्रल से ऐसी वायर कनेक्ट होकर के आएगा और ये आपके मीटर को कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इतना सुंदर डायग्राम मत बनाना, एग्जाम में बेहोश हो जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा बनाना है, बहुत गंदा डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एग्जाम नहीं दे रहा हूँ ना। जब अगर इन केस मुझे एग्जाम देना पड़े और मैं वहां पर डायग्राम बनाऊँ तो देखना तो बाकी बहुत अच्छा बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, तो ऐसा बना के चल रहे हैं क्योंकि अभी और भी तो क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना निकालेंगे इस वायर की लेंथ। तो वायर की लेंथ हमारे पास 25 मीटर दूरी है, तो 25 मीटर दूरी में 2 तार हैं, 50 मीटर हो गया प्लस 2% एक्स्ट्रा, तो 5 दूनी 10, 51 मीटर तार हो गया पूरा। 51 मीटर तार हो गया। ओवरहेड तार तो आपको पता ही है 3/3.0 mm एसी कंडक्टर लेना होता है हमको, उसके अलावा कोई और लेने की जरूरत ही नहीं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ वही लेना है 3/3.0 mm एसी कंडक्टर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओफो गर्मी बाबा, ये सच में बहुत ज़्यादा है, कह नहीं सकते कुछ भी। खैर चलिए, मेहनत वसूल करिएगा एग्जाम में अच्छे नंबर लाके। उसके बाद हम लोग वेदर प्रूफ केबल की साइज तो ऑलरेडी पता है, सॉरी लेंथ तो ऑलरेडी पता है 12 मीटर। साइज निकालेंगे करंट के हिसाब से, करंट निकाल कर फिर लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाएंगे। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल में आपको पता ही है, सबसे पहला कॉलम इस पोल पर लगाने के लिए मैं यहीं पर समझा दूंगा क्या करेगा। इसी डायग्राम में आपको मैं ये समझा दूंगा कि सर्विस कनेक्शन में लगेगा क्या क्या। देखिएगा इस वाले पोल पर इंसुलेटर और क्लैंप, 2 इंसुलेटर 2 क्लैंप और एक आई बोल्ट। इस वाले ब्रैकेट पर ये ब्रैकेट, फिर 2 क्लैंप 2 इंसुलेटर और एक आई बोल्ट। खत्म कहानी। उसके बाद एक इसका स्टेशन यहाँ पर लगेगा। उसके बाद बच्चों इस ब्रैकेट को लगाने के लिए 3 लगेंगे रैक बोल्ट। उसके बाद ये आएगा केबल आपका वेदर प्रूफ केबल। फिर यहाँ पर एक मीटर लगेगा मीटर बोर्ड पर, इस मीटर बोर्ड को लगाने के लिए 4 लगेंगे रैक बोल्ट, एनर्जी मीटर आएगा। फिर आएगी कंड्यूट दीवार पार करके, फिर आएगा फ्यूज सेट अंदर की तरफ को, और फिर आएगा यहाँ पर एक एरियल फ्यूज। और बताइए सब तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो इतना तो मुश्किल थोड़ी ना है, सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं बाबा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद सर्विस कनेक्शन का आप लोग वाकई कर ही लेंगे, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे बच्चे हैं सबके सब, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। जल्दी से अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ और उसके बाद क्लास को हम बच्चे खत्म करेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन और देखूंगा क्या क्या है और उसके बाद फिर हम क्लास को खत्म कर देंगे। बाकी का बचा हुआ पोर्शन अपने अगले क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 11 kV की 1 किलोमीटर लंबी लाइन जिसका स्पैन 100 मीटर है का एस्टिमेशन कीजिए। मुझे 100% भरोसा है कि आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पर चकमा सॉरी क्या कहते हैं उसको, गच्चा खा के गिर गए होंगे। क्या मतलब ये कि क्वेश्चन है कि 11 kV की 1 किलोमीटर लंबी लाइन जिसका स्पैन 100 मीटर है का एस्टिमेशन कीजिए। मतलब कि उसमें सिर्फ लाइन दे दी और स्पैन दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। सोचो, ना तो तार का पता कौन सा लगेगा, ना खंबे का पता कौन सा लगेगा। तो बेटा यही तो सबसे फायदे वाली बात होती है, जब हमको कुछ ना पता हो तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। सबसे फायदे वाली चीज याद रखना जीवन में कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, समझ लेना फिर सब कुछ सब पाने के लिए ही है। समझ में बात कि नहीं? जब लगे कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो समझ लेना उसके बाद आप सिर्फ पा सकते हो।
खुशी होना चाहिए वहां पर कि अब तो मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं, तो अब तो मैं सिर्फ पाऊंगा ही, है कि नहीं। तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन जिसका स्पैन 100 मीटर है, 11 केवी की लाइन दे दी, और इतना कुछ तो दे दिया, आप क्या पूरे बच्चे की जान ले लोगे। लाइन की पूरी लेंथ दे दी 1 किलोमीटर, लाइन का स्पैन दे दिया 100 मीटर, 11 केवी की लाइन है ये दे दिया, आप क्या बच्चे की जान लोगे। रही बात खंबे की, खंबा अपनी मर्जी से मान लेंगे। रही बात तार की, तार अपनी मर्जी से मान लो। यहाँ सबसे बड़ी की बात है, फुल फायदा, एकदम फुल फायदा, क्योंकि तार अपनी मर्जी से मानना है, खंबा अपनी मर्जी से मानना है। तो जब लिखेंगे लाइन एक सीधी रेखा में, लाइन में 10 मीटर लंबे आरसीसी पोल, मेरा फेवरेट है, मैं क्या करूं, मेरा फेवरेट है 10 मीटर लंबा आरसीसी पोल। मैं हमेशा उसी को चुनता हूं जब मुझे चुनना होता है, जहां जहां पर मुझे चुनना होता है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी, अगर कभी मुझे चुनना पड़ा तो मैंने हमेशा 10 मीटर लंबा आरसीसी का पोल चुन लिया। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत लगाव है उससे, जैसा आप लोगों से है ना, बहुत अच्छा लगाव हमारा, आप लोगों का मुझसे भी है, होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो यही वाला लगाव मेरा उस आरसीसी के पोल से है। तो सबसे पहला एजप्शन लाइन एक सीधी रेखा में है, दूसरा एजप्शन के 10 मीटर लंबे आरसीसी पोल का यूज किया गया, तीसरा एजप्शन 7/1 इंटू 2.11 mm ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया, या फिर आप इसके बिहाफ पर लिख सकते हो कि ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद तो आपको पता ही है बाकी सब, तो कि 8 SWG अर्थिंग वायर का इस्तेमाल किया गया है। बस 11 केवी की लाइन है, न्यूट्रल का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद निकालेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ, सबसे पहले नंबर ऑफ पोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पोल कितने होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे 1000 मीटर, और 100 मीटर से डिवाइड कर दो तो 10 स्पैन आए। अब 10 स्पैन आए तो 10 प्लस 1 किसके लिए, जब सारे के सारे खंभे एक एक लगेंगे नई लाइन है तब भी 11 खंभे लगते, लेकिन एजप्शन में मान लेना कि जो टर्मिनल पोल है वो हमारे पास H टाइप है, तो यहाँ लिख देंगे न्यू लाइन और यहाँ लिख देंगे टर्मिनल पोल्स। उसके बाद कंडक्टर की लेंथ निकालेंगे तो वो आएगी हमारे पास 3000 मीटर प्लस 2% एक्स्ट्रा, 3060 मीटर आएगी। अर्थिंग वायर 3020 मीटर आएगी। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम की बात आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये लीजिए इन सबको आपस में मिला दीजिए। फर्स्ट और लास्ट पोल को अर्थ कर दीजिए, 1 2 3 4 को अर्थ कर दीजिए, 1 2 3 4, इससे अच्छा इसी को अर्थ कर दो। 4 अर्थिंग इस्तेमाल होंगे, नाम कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद लिख दीजिए टर्मिनल पोल, और ये भी टर्मिनल पोल। काम खत्म। देखो इतना आसान तो क्वेश्चन है, आपको क्या लगा टफ है? अच्छा अब मुझसे कहोगे टफ है, अब मुझे बताओ आप कि ईडीडी टफ है कि आसान है? तो मुझे पता है बहुत से बच्चे कहते हैं सर जब आप पढ़ा रहे हो तो आसान लगती है, जब खुद करने बैठे हो मुश्किल लगती है, क्योंकि आप मजे में नहीं कर रहे हो ना, आप उसको प्रेशर ले रहे हो, यू आर टेकिंग प्रेशर ऑन योर माइंड। तो प्रेशर मत लो भैया, जस्ट फ्री रहो, मजा लो, पढ़ाई का मजा लो, जिंदगी का नहीं लेना है। पढ़ाई का मजा लो, पढ़ाई का मजा लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको चीजें बहुत जल्दी आएंगी समझ में। तो ये हमारा प्रयास है कि आपको चीजें जल्दी समझ में आए। अब इसमें लगने वाले मटेरियल्स की बात आती है, तो आपको पता ही है कि मटेरियल्स में सबसे पहले लिखेंगे आप टर्मिनल पोल्स हेतु, सारा मटेरियल लगा के, फिर लिखेंगे नॉर्मल पोल्स हेतु। तो नॉर्मल पोल में वो सारे के सारे सिंगल पोल है, तो नॉर्मल पोल पर हमारे पिन इंसुलेटर लगेंगे, और टर्मिनल पोल पर डिस्क भी और पिन भी लगेंगे। टर्मिनल पोल पर 2 मीटर की क्रॉस आर्म लगेगी क्योंकि वो H टाइप पोल है, और सिंगल पोल पर 1.5 मीटर की क्रॉस आर्म लगेगी क्योंकि वो नॉर्मल पोल है, सिंगल पोल है। सही है, ये पूरी कहानी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हुआ क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें मटेरियल के बारे में बताना है क्या? अरे नहीं यार, ये तो आपको पता है। देखिए टर्मिनल पोल पर क्या लगेगा, सबसे पहले पोल, 2 मीटर की क्रॉस आर्म, फिर क्लैंप, फिर ब्रेसिंग, फिर डिस्क इंसुलेटर, फिर पिन इंसुलेटर, फिर स्टेसेट, खत्म। अर्थिंग वायर क्लैंप कैसे बोल गए, बुद्धि कमजोर हो रही है, क्या करें। उसके बाद नॉर्मल पोल पर फिर से वही पोल, क्रॉस आर्म, क्लैंप और पिन इंसुलेटर और अर्थिंग वायर क्लैंप। उसके बाद
दोनों ब्लॉक को बंद करके अब नंबर 3 डालेंगे, लिखेंगे जो भी कंडक्टर था कंडक्टर, उसके बाद लिखेंगे कंडक्टर के बाद अर्थिंग वायर, फिर लिखेंगे 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर, फिर लिखेंगे जंपर वायर की तो नीड नहीं यहाँ पर, फिर क्या लिखें, फिर लिख दीजिए बारवेट वायर, डेंजर बोर्ड क्लैंप, अर्थिंग सेट, अर्थिंग वायर तो लिख दिया, और बस खत्म, नट बोल्ट वाशर कंक्रीटिंग, दैट्स ऑल। और हल्का है, वाह आप फालतू में लोड लेके बैठे हो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है सामने मुझे, लिखा हुआ है कि लाइटिंग स्कीम को विस्तार से समझो। ये क्वेश्चन था तो लाइटिंग स्कीम को विस्तार से समझाना है, ठीक है। तो देखिए लाइटिंग स्कीम क्या होती है। लाइटिंग स्कीम ये आप लोगों को मैंने UEE और EEE दोनों में कॉमनली पढ़ाया था, याद है कि नहीं। तो लाइटिंग स्कीम का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लाइटिंग की व्यवस्था करना, लाइटिंग स्कीम कहलाता है। लाइटिंग स्कीम बेसिकली हमारे पास कितनी प्रकार की थी, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, है कि नहीं। बताओ जल्दी से, क्या उसमें कोई परेशानी थी किसी प्रकार की। मुझे तो लगता है कि मैंने आपको वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी था वो आपको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था वहाँ पर, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग कि हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट था और क्या क्या प्रोसेस था, पूरी तरीके से क्या था उसको एक बार फिर से जान लेते हैं। देखिएगा जो हमारा फंडा बच्चों लाइटिंग स्कीम का था उसका क्या था प्रोसेस, कि लाइटिंग स्कीम हमारे पास मेनली 2 टाइप की थी। कौन सी थी, इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम। कौन सी थी, एक तो थी हमारे पास इंटीरियर लाइटिंग स्कीम और एक थी हमारे पास एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें इंटीरियर लाइटिंग स्कीम की, तो इंटीरियर लाइटिंग स्कीम में हमारी कौन कौन सी लाइटिंग स्कीम आ रही थी, और अगर बात करें हम एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम में तो हमारी एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम में कौन कौन सी लाइटिंग स्कीम आ रही थी। इन सब के बारे में मैंने आपको इन डिटेल डिस्कस करा दिया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बच्चों एक न्यूमेरिकल भी कराया था। कौन सा न्यूमेरिकल कराया था, मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था जिसमें आपको बताया था मैंने कि हमारा कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से, अगर मान लीजिए किसी में हमको इल्यूमिनेशन, वैसे वो तो UEE में अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसकी इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं डिटेल की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसकी डिटेल बता देता हूँ कि उसमें हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो लाइटिंग स्कीम जो रहती है वो हमारी बेसिकली 2 प्रकार की रहती है। एक रहती है इंटीरियर लाइटिंग स्कीम या इंडोर लाइटिंग स्कीम। इसको मिटा के बनाओ, चलो उसको मिटा के बना देते हैं, 1 मिनट दो मुझे बस। एक रहती है हमारे पास इंटीरियर लाइटिंग स्कीम या फिर इंडोर लाइटिंग स्कीम, और एक रहती है हमारे पास एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम या फिर आउटडोर लाइटिंग स्कीम। तो अगर हम बात करें बच्चों इंडोर लाइटिंग स्कीम्स की, तो नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो लाइटिंग स्कीम जो अंदर किसी बिल्डिंग के, इंडोर का मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर, उसमें जब आपकी लाइट की व्यवस्था की जाएगी तो उसको कहा जाएगा आपका इंटीरियर लाइटिंग स्कीम। अब इंटीरियर लाइटिंग स्कीम में हमारी कौन कौन सी लाइटिंग स्कीम्स आती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इंटीरियर लाइटिंग स्कीम में हमारी कौन कौन सी लाइटिंग स्कीम आती हैं, तो इंटीरियर लाइटिंग स्कीम इसमें आती है हमारी जैसे डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, और उसके बाद रहता है बच्चों के पास जनरल लाइटिंग स्कीम। ये रहती है हमारे पास इंटीरियर। अगर हम बात करें एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम्स की, तो एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम में हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार की लाइटिंग स्कीम होती है। एक होती है जिसमें फ्लड लाइट व्यवस्था की जाती है और एक होती है हाईवे वाली। कौन कौन सी होती है, 2 मेनली रहती हैं। एक रहती है फ्लड लाइट वाली, फ्लड लाइटिंग स्कीम्स, और एक रहती है पब्लिक हाईवेज लाइटिंग स्कीम्स। तो अगर हम बात करें फ्लड लाइट स्कीम्स की, तो फ्लड में आता है जैसे आपका डेकोरेटिव, मतलब सजावट वाली आती हैं। अब इसको बाकी लिखने से बता देते हैं। डेकोरेटिव होती हैं आपकी, एडवर्टाइजिंग, जैसे कहीं कहीं पर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है उसकी होती हैं। डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम्स आती हैं इसके अंदर, और उसके बाद आपका कमर्शियल लाइटिंग स्कीम आती हैं और इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम आती है। ये हमारी लाइटिंग स्कीम आती हैं अपनी
फ्लड लाइट के अंदर, फ्लड लाइटिंग स्कीम ऐसी रहती है जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर आती है पब्लिक हाईवेज, जैसे रोड पर रोड लाइटिंग स्कीम, स्ट्रीट पर स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम, मार्केट पर मार्केट लाइटिंग स्कीम, वहाँ जब आपकी हाईवे 4 वे है 4 वे लाइटिंग स्कीम, 6 वे, रेलवेज लाइटिंग स्कीम। ठीक है बच्चों, ये रहता है, इनके बारे में डिटेल में आपको ऑलरेडी समझा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, तो मैंने अपना अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए डाला हुआ है। इसमें लिखा है कि 2 BHK हाउस का वायरिंग प्लान व SLD बनाते हुए आवश्यक तार व बैटन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ बस। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा पावर वायरिंग वाला, उसको भी करा देंगे। चलो देखते हैं, अभी समय के अनुसार देखते हैं कि मेरे पास टाइम कितना है और हमारे कैमरे में बैटरी कितनी बची हुई है। चलिए, तो एक 2 BHK का हाउस का वायरिंग प्लान और सिंगल लाइन डायग्राम बना देता हूँ। बाकी आप लोग उसमें तार और बैटरी की लंबाई तो खुद ही आप लोगों को कैलकुलेट करनी आती है बहुत अच्छे से, उसके हिंट दे दूंगा, टिप्स दे दूंगा। तो सबसे पहले तो हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा 2 BHK का। तो 2 BHK का सबसे पहले तो मैं बच्चों प्लान बना लेता हूँ। ठीक है, तो 2 BHK का प्लान देखिएगा, जैसे कि ये इसमें 2 बेडरूम होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए और एक किचन होना चाहिए। तो इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ये बेडरूम 1 और बेडरूम 2। उसके बाद हॉल ये पूरा हो गया, किचन यहाँ पर निकाल दीजिए और ये हो गया आपका हॉल। बस सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल सादा सिंपल, गांव वाले लोग गांव वाला डायग्राम गांव में ऐसे तो मकान बनाते हैं एकदम शुद्ध सिंपल एकदम। ये किचन और ये हॉल। अब इसकी लंबाई की बात आती है, 3 3 3 4 2 3 3 और 3। बिल्कुल सिंपल तरीका। देखो सबसे आसानी से मकान बना दिया। अब रही बात इसमें पॉइंट लगाने की, तो बच्चे अगर इसमें पॉइंट लगाने की बात आती है तो पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट कैसे लगेंगे, बेडरूम में लगाइए एक लाइट, एक बल्ब, एक फैन, मतलब एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक फैन। इसमें भी हॉल में लगाइए एक बल्ब, एक फैन, किचन में सिर्फ एक बल्ब, बाकी कुछ नहीं। लगा दो, काम खत्म करो। बहुत आसान है बाबा, इतना मुश्किल मत समझो। बस क्या है कि आप लोगों ने मुश्किल बना रखा है। अब देखिएगा, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे मुझे और मैं इसके में वायरिंग प्लान तैयार कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर डीवी कहाँ लगाया जाए, तो मानेंगे ये वाला हिस्सा इसका खुला हुआ होगा, तो इससे बेटर है कि किचन की दीवार पर यहाँ से 1 मीटर की जगह छोड़ के डीवी लगा दो। हॉल का स्विच बोर्ड भी यहीं पर लगा दो, आधा मीटर की जगह छोड़ के। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर आधा, पूरे बीच में आ गए। यहीं पर लगा दो बल्ब, हॉल का सॉकेट लगा दो, क्योंकि इसमें आसानी होती है सॉकेट में। उसके बाद यहाँ पर लगा दीजिए फैन। बस लो, हो गया। उसके बाद किचन में जाइए, यहाँ से जाइए किचन के लिए और यहाँ से एंट्री मारिए। आधा मीटर की जगह छोड़कर स्विच बोर्ड लगाइए। पूरी 3 मीटर थी, 1 मीटर का दरवाजा, आधा मीटर की जगह छोड़कर स्विच बोर्ड लग गया। ये स्विच बोर्ड के बाद यहीं पर बल्ब लगा दीजिए। बल्ब लगाना है सिर्फ और कुछ नहीं लगाना। उसके बाद यहीं से वापस जाइए, फिर यहाँ से 1 मीटर और फिर आधा मीटर की जगह छोड़ के यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा दीजिए। फिर यहीं पर आपका बल्ब, यहीं पर सॉकेट किचन में भी लगा दीजिए, सही रहता है। सॉकेट से क्या है कि हमको आसानी होती है फिर सिंगल लाइन डायग्राम में। फिर यहाँ से यहाँ पर ले जाइए, ये लग गया SB3, SB1, SB2, SB3 और ये SB4। यहाँ पर बल्ब लगाइए, सॉकेट लगाइए, फैन लगाइए और ट्यूबलाइट लगाइए। लो भैया तैयार हो गया। देखो वायरिंग प्लान कौन सी मुश्किल है। बल्ब B1 F1, B2 B3 F3, T1 B4 F2 F2 F3 और T2। लो सबका सब तो तैयार है। अब रही बात इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की, तो बताओ इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना कौन सा मुश्किल है। आप बना नहीं सकते इसका सिंगल लाइन डायग्राम। मुझे तो लगता है कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मुझे लगता है कि लगभग क्लास के हर एक बच्चा इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना लेगा। बताओ अगर हम गलत कह रहे हैं तो। बिल्कुल आसान है ना इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना। तो देखो इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना इतना आसान है कि आप इसको ऐसे ही बना देंगे। इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पर बना रहा हूँ। अभी देखिए एजप्शन में मान लेंगे यहाँ पर छत की ऊंचाई 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर से हमको सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है।
अभी देखिएगा कुछ बच्चों का डाउट था, मेरे पास फोन आया था कि सर अगर हमारे पास HR 3 मीटर हो तो सॉरी, अगर छत 3 मीटर हो तो HR 2.5 मीटर ले लेंगे, अगर छत 4 मीटर हो तो HR कितना लेंगे? बच्चे कितना भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? आप छत से आधा मीटर नीचे ले लो, 3.5 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। बस क्या है कि आपको लाइटिंग पॉइंट 2.5 पर लगाने हैं, यानी कि अगर HR 2.5 है तो अच्छी बात है, वरना HR से नीचे आके लगेंगे, ये वाली बात है। ठीक, उसके बाद इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो HR, तो इसके लिए हाँ ये रहा HR की लाइन, यहाँ पर लगा दिया हमने ये DB। तो HR को हमने ये मान लिया है कि HR हमारा फर्श से 2.5 मीटर ऊपर है, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 मीटर। क्यों? क्योंकि जो HR DB लगा होता है फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगा होता है, ऐसा तो फिक्स है रूल एकदम। ये तो मैंने बहुत पहले आपको पढ़ा रखा था कि जो DB लगा होता है वो आपका फर्श से लगा होता है 1.5 मीटर ऊपर। इसीलिए हमारे पास DB और HR के बीच की दूरी बची हमारे पास कितनी? वो बची सिर्फ 1 मीटर। उसके बाद आधा मीटर की जगह छोड़ के हमने स्विच बोर्ड बंद लगाया है, ये लगाया स्विच बोर्ड बंद। स्विच बोर्ड की दूरी हो जाएगी 1.25 मीटर। इस पर सॉकेट लगाइए, बल्ब यहीं पर लगा दिया है। उसके बाद हम कितनी दूरी चले? ये आधा, ये 3 मीटर 3 मीटर, तो ये तो बच्चे एग्जैक्ट इसके इधर ही लगेगा। फिर इसका मतलब तो ये हुआ, फिर हमको दूरी चलनी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर, क्योंकि ये भी 3 मीटर 1.5 मीटर हो गया, तो ये दूरी नहीं चलनी पड़ेगी। फिर यहीं पर लगाइए फिर सॉकेट और बल्ब दोनों, यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो दीवार पार की और दूसरा वाला लगा दिया स्विच बोर्ड हमने, किचन का स्विच बोर्ड नंबर 2, और यहीं पर बल्ब लगा दिया, स्विच बोर्ड नंबर 1 स्विच बोर्ड नंबर 2। फिर किचन से गए यहाँ पर इसके थ्रू ऐसे करके, तो ये कितनी दूरी चली? 1.5 मीटर, और दीवार पार की 1.75 और आधा मीटर ऐसे, तो ये होगी 2.25 मीटर। ये वाली दूरी सेम रहेगी यहाँ पर लगाइए 2.25 के बाद स्विच बोर्ड नंबर 3, स्विच बोर्ड नंबर 3, सॉकेट लगाइए, बल्ब लगाइए, फैन लगाइए और ट्यूबलाइट लगाइए। उसके बाद बच्चों यहाँ से कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमने यहीं से इसको वापस आ गए हैं, लेकिन यहाँ से वापस ना आकर के हम जो है यहीं से वापस गए हैं तारों को, तो अलग को दिखाओ, परेशान मत हो। अभी देखिएगा मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने, उनके मन में एक डाउट आना चाहिए। वो डाउट ये होना चाहिए कि सर पहले तो SB3 में गए, फिर SB4 में वापस इसी रास्ते से जा रहे हैं, है कि नहीं? ये तो होना चाहिए आपका कि SB3 में गए फिर SB4 में इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो हमने इस नली को तो 2 बार गिन लिया, बिल्कुल सही बात है, इस नली को हमने 2 बार गिन लिया। लेकिन अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट डायग्राम, तो कुछ यूं बनेगा, यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे इधर, फिर ये बनेगा एग्जैक्ट डायग्राम। तो SB4 ये और ये बनेगा इसका एग्जैक्ट डायग्राम। लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने आगे को बढ़ा दिया है। आप समझ में आ गया? क्योंकि ये हमने आधा मीटर पीछे से इसके तार वापस आ गए, यहाँ तक वो तारों की संख्या बदल जाएगी। इस पॉइंट को मान लेंगे A पॉइंट, यहाँ पर तारों की संख्या बदल जाएगी। कैसे? देखिएगा 2 तार तो इसमें जा रहे थे, 2 तार तो इसमें जा रहे थे, और 2 तार इसके वापस जाने के बाद इसके वापस भी आए, तो यहाँ पर तार हो जाएंगे 4, 2 इसमें गए 2 इसमें वो वापस आए। ये पर्पज है, और ये वाला डायग्राम यहाँ से फिर मिट जाएगा। ये था पूरा एग्जैक्ट हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। कंफ्यूज मत होना, मैं तो पूरे पहले आपको सिखा दिया जैसे पहले बना हुआ था। अगर आप वैसे बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा। अगर कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे एग्जामिनर आ गए तो वो भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मतलब था मेरा कहने का। अब जल्दी से इसमें दूरी लिख देता हूँ बच्चों में। ये वाली दूरी हमारी 0.5 मीटर, ये वाली दूरी 0.25 मीटर, ये वाली दूरी 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी हमारी 1.75 मीटर, और ये 0.5 मीटर, ये वाली दूरी वापस की। उसके बाद ये वाली 1.25 मीटर, ये वाली 2 मीटर, 2 मीटर, 1.25 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। 2 मीटर कैसे? आधा मीटर ऐसे और वो ऐसे। ठीक है भैया, ये हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ वायर की बात आती है, तो सर्किट देखते हैं सर्किट कितने बनेंगे। पॉइंट कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 11 12 में। तो बेसिक बात है कि हमारे पास 4 सर्किट बनेंगे। तो एक काम करो,
सर्किट नंबर 1 में रखो आप इसको, सर्किट नंबर 1 में रखो स्विच बोर्ड 1 और 2 को, और सर्किट नंबर 2 में रखो SB3 और SB4 को, इनको रखो। तो पॉइंट गिनने के जब ज्यादा हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से हमारे 4 तार निकलेंगे, यहां पर भी 4, 2 आए और 2 इसमें गए और 2 इसके निकले, यहां पर होगा 6। ध्यान से सुनो, 2 अंदर आए, 2 इसके लिए निकले स्विच बोर्ड 2 के लिए, क्योंकि दोनों को एक सी मिलेगी सप्लाई, और एक न्यूट्रल एक फेज इसका, तो यहाँ पर 6 तार हो गए। यहाँ पर हमारे 4 तार रहेंगे क्योंकि 2 तो इसमें से निकले और 2 आगे को जाने हैं। तो यहाँ पर 2 अंदर आए, 2 आगे को नहीं जाएंगे, इसलिए 2 ऊपर गए, ये हो गया आपके 4 हो गया। और यहाँ पर आपके 2 तार, यहाँ पर 4 क्यों हुए, क्योंकि 2 अंदर गए और 2 वापस आए इसके लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर 2 अंदर आए, 2 वापस गए, 1 2 3 और 4 यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पर हो गए टोटल 8 वायर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 तार, यहाँ पर आपके 2 वायर अंदर आ रहे हैं यहाँ से, और 4 बाहर निकल गए, क्यों, 1 2 3 फेज और एक न्यूट्रल, इसलिए यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। बस ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम मैंने तो बोर्ड पे बनाया है, तभी मुझे उम्मीद है कि काफी सुंदर लग रहा है। और बच्चों मैंने सारी की सारी लाइंस हाथ से खींची है, बिना स्केल के, एकदम सीधी लाइन आई है, ऐसी मेरी कोशिश रही है। अभी आप लोग तो वहाँ पर स्केल सब कुछ होगा, तो कृपया करके बड़ी मेहरबानी होगी भैया ऐसा डायग्राम बनाना कि एग्जाम में खुश हो जाए देख करके एकदम। ठीक है भैया, अब ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ, बोले इसको इसको इसको, ये जितने डिस्टेंसेस हैं इनको सबको ऐड कर दोगे तो आप बैटन या कंड्यूट की माप का पता कर सकते हो। ये सारी डिस्टेंसेस को मार्क कर दोगे आप तो बैटन और कंड्यूट की माप का पता कर सकते हो। और जब इन डिस्टेंसेस के नंबर ऑफ वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आप वायर का भी पता कर सकते हो। बस हो गया, सिंपल सी बात। एक तरीका बता देता हूँ जो तो ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत पहले। इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ वायर, फिर लोकेशन, फिर कंड्यूट की माप और लेंथ ऑफ कंड्यूट। जैसे मान लीजिए 2 वायर, तो जहाँ जहाँ पर 2 वायर है, कहाँ पर है 2 वायर, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर हैं 2 वायर, तो लिखेंगे ये जैसे कौन सा था B1 B2, तो B2 से A तक की दूरी 1.75, 2 वायर मल्टीप्लाई करके आ गया, ऐसे करके करना है। कंड्यूट लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके बच्चों आ जाएगा। ऐसे करके आपका पूरा लिस्ट बन जाएगी, बैटन की भी, कंड्यूट की भी, जो भी है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और तार की भी। ठीक है भैया, क्लियर ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर फालतू इतना पसीना बाहर है हमारा, ये जरूर बता देना। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ना हो कि फालतू में इतना पसीना बाहर है, पता लगे सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई। अभी तो रिवीजन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है बच्चों। अगर रिवीजन नहीं चल रहा तो आपको पता है कितना सिलेबस को पढ़ाया था मैंने। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो है पावर वायरिंग का। बहुत पसीना बह गया आज, तो लग रहा है पूरे वीक का पसीना एक ही दिन में बह जाएगा। गर्मी हो रही है बहुत, ऊपर से ये लाइटिंग वाइटिंग इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पर कि ये और भी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस कर देती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ये और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है बच्चों। तो क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए प्लान में सभी मशीनों को सप्लाई देने के लिए पावर वायरिंग की जानी है, ठीक है, और इसमें आने वाला खर्च बताइए। तो मैं पहले प्लान बना देता हूँ, फिर देखते हैं क्या कहानी है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बच्चों, क्योंकि इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन पहले ही कराया हुआ है, और वो आपका उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो क्लास देख लो, आपको सारा का सारा पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन है या क्या क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर इसकी सप्लाई है, फिर यहाँ पर एक मोटर है 10 मीटर के बाद 2 हॉर्स पावर की, फिर मोटर है 10 मीटर के बाद 5 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी, फिर है आपकी 1 मीटर इधर से छोड़ के 10 हॉर्स पावर की मोटर। यहाँ से सप्लाई देंगे, इस मोटर को स्विच और स्टार्टर लगा करके दे देंगे सप्लाई। दूसरा वाला लेके जाएंगे, इसको सिर्फ स्विच लगा करके सप्लाई दे देंगे। फिर तीसरा वाला वायर लेके जाएंगे, स्विच लगाएंगे, स्टार्टर लगाएंगे, सप्लाई दे देंगे। बस ये हो गया इसका प्लान।
बाकी इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिखा है पावर वायरिंग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर जाकर के आप तुरंत से जब ये क्लास खत्म हो जाए तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या साथ में आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों जो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप क्लास के शुरू से देख रहे हैं, जब भी कभी कोई समस्या हो इस नंबर पर मैसेज करें। हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना मिले, लेकिन आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, परेशान होने वाली कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब बस मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ और फिर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनल वायरिंग के रूल्स समझाइए और इन रूल्स और ड्राइंग हॉल में लाइट फैन की व्यवस्था कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है, आप देखना है ड्राइंग हॉल क्वेश्चन के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कंप्लीट किया हुआ 100% एकदम। अब आते हैं बात, अब आगे आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को अक्सर ये सवाल मेरे से रहा है और बहुत से बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे कि ड्राइंग शीट पर क्या करें और हम कॉपी पर क्या करें। तो जैसे अब हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पावर वायरिंग वाले, तो ये वाला काम ड्राइंग शीट पर करना है। इसका जो सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा वो भी ड्राइंग शीट पर बनेगा। उससे भी पहले आपको मैं ड्राइंग शीट पर करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके जो ड्राइंग शीट पर करने वाले क्वेश्चन हैं वो 4 हैं, तो आप एक काम करें, अपनी ड्राइंग शीट के 4 पार्ट कर लें, ऐसे करके 4 पार्ट। यदि आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग शीट पर करने वाले क्वेश्चन 3 हैं, तो आप उस ड्राइंग शीट के 3 पार्ट कर लें, ऐसे करके। और यदि आपको लगता है कि ड्राइंग शीट के क्वेश्चन करने वाले 5 हैं, तो उसके 5 पार्ट कर लें। और सबसे पहला काम ड्राइंग शीट पर, मान लीजिए कि ये आपकी ड्राइंग शीट है, तो इस ड्राइंग शीट को बच्चों सबसे पहले बॉर्डर बना लेना है स्केच से या पेंसिल से डार्क एकदम, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। और यहाँ पर वैसे तो मोहर लगी होती है, लेकिन थोड़ा सा साइड में कहीं जगह मिले तो टाइटल ब्लॉक में रोल नंबर वगैरह और ये वर्क वगैरह लिख देना अपना कुछ भी। उसके बाद जैसे ही आपको मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन करने हैं शीट पर, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इक्वल। और याद रखिए जो पहला पोर्शन था चाहे वो इतने हिस्से में आ जाए, लेकिन तब भी आपको यहाँ पर दूसरा नहीं करना है, दूसरा यहीं पर करना है, फिर तीसरा यहाँ पर करना है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके पास समय काफ़ी है, तो इसका बचा हुआ हिस्सा और थोड़ा सा जरूर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे पावर वायरिंग में आपसे पावर वायरिंग पूछी तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे और प्लान बनाओगे, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि आप कंटिन्यू डायग्राम बनाओ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने पावर वायरिंग के लिए ये वाली जगह छोड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप कंटिन्यू डायग्राम बना दोगे बाद में, अगर टाइम बचे तो ये काम जरूर करना है आपको। शीट पर बिल्कुल परफेक्टली बता रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन में बताता हूँ जो मैंने आज कराए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन में बताता हूँ कि मैंने क्या क्या करना है। जैसे हमारा 2 BHK वाला क्वेश्चन था अभी कराया, प्लान और सिंगल लाइन डायग्राम शीट पर करना है। उसके बाद उससे पहले क्वेश्चन था हमारा 2 मंजिला सर्विस कनेक्शन का। सर्विस कनेक्शन का जो डायग्राम बनाया था वो शीट पर बनाना, बाकी कुछ नहीं बनाना। उससे पहला क्वेश्चन था हमारा प्लेट अर्थिंग का डायग्राम, वो तो शीट पर ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। 200 kV की लाइन में लगने वाले मटेरियल्स की जो लिस्ट वो हमने निकाली थी, वो वाला केबल लेंथ वो शीट पर बनानी है। पावर वायरिंग ड्यूअल स्टार्टर की शीट पर बनानी है। ओवरहेड लाइन में लगने वाले उपकरण शीट का कोई काम नहीं है। सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम शीट पर बनाना है। बस खत्म लोग, अब तो पता लग गया, अब तो अच्छे से आइडिया लग गया है कि क्या शीट पर बनाना है, क्या कॉपी पर करना है। बस इतनी सी मेहरबानी करना भाई, जितनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं, कृपया करके इस मेहनत को जाया मत जाने देना। रात रात भर आपको ये क्लास जो प्रोवाइड करा रहे हैं, रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल प्रोवाइड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप सभी लोगों से इतनी इल्तिजा है हमारी कि मेहनत को जाया मत करना और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। एग्जाम से पहले इतनी पढ़ाई कर लो कि उम्मीद ना रहे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, छूटने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। देखो मैं नहीं जानता कि आपके क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे कि 20 के आएंगे कि 7 के आएंगे कि 7.5 के आएंगे, वट एवर कितने के आएंगे तो क्वेश्चन ही आएंगे, तो सिलेबस में से ही। तो आपको तो अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि सिलेबस में से कुछ भी पूछा जाए बस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग कर रहे हैं अपनी क्लास की समाप्ति। बाकी क्लासेस भी चलाएंगे जल्दी जल्दी, ऐसे चलाते रहेंगे। अब तो मैं किसी भी समय क्लास ले सकता हूँ, बस आप लोग को एक बात अवेयर रहिए, चैनल से अवेयर रहो पूरे टाइम, क्योंकि क्लास में कभी भी शुरू कर सकता हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हो, जो बच्चे ऐड नहीं ग्रुप में,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाना। उस ग्रुप में क्लास की इन्फॉर्मेशन आती है टाइम टू टाइम। उसके बाद बच्चों पेड कोर्स तो लेने का फायदा है नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही अपना जेई वाला बैच निकालूंगा। उस बैच को आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। उसकी फीस मात्र 2000 रुपये है, जो कि मैं आपको इस बात को दावा दे रहा हूँ। आप लोग खुद भी ये बात डिसाइड करेंगे। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से सर पढ़ाते हैं। देखिएगा, मैं खुद इस तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे कि मैं समझ लो अपनी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं सब चीज़ों से, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। लगता है कि समझ लो कि बस आपको हर एक पॉइंट की जानकारी देंगे। सिर्फ वो चीज़ नहीं पढ़ाते कि बस जो मेन है ऊपर ऊपर हवा में नहीं उड़ाना है, आपको हर एक पॉइंट की जानकारी दी जाती है। क्योंकि जेई में क्या होता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग जल्दी वो जेई के बाद स्टार्ट करिएगा। 20 तारीख तक में उसमें एडमिशन होंगे और 20 तारीख से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, फीस मात्र 2000 रुपये रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं, कुछ नहीं है। जबकि आप लोग कहीं जाओगे, जो लोग जो ज्वाइन कर लिए वो लोग तो मेरे बैच को समझ लीजिए उनके लिए तो रामबाण रहेगा, जिन लोगों ने जो ज्वाइन कर ली। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप घर पर रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा जो जो हम लेकर के आएंगे। और बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी है लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी है, तुरंत जाओ कमेंट करके बताओ। और साथ ही साथ अपने सभी साथियों के साथ शेयर करो, अपने कॉलेज के ग्रुप में, पड़ोस के कॉलेज के ग्रुप में, सब में शेयर मार दो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।